प्रतियोगिता अर्थात शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। संसदीय इस प्रतियोगिता में हम मात्र ना डीयू बल्कि देश भर से विभिन्न प्रकार की टीमों को बुला रहे हैं और उनके साथ एक नए श्रृंखला अर्थात नव प्रविष्ट नोवाइस का शुभारंभ कर रहे हैं। नोवाइस अर्थात एक ऐसा पद्धति जो पीढ़ी की बहुत ही प्राथमिक अर्थात पहली बार शुरू हुई पद्धति है। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में नोवाइस का कुछ अलग अर्थ होता है अर्थात वैसे लोग जिन्होंने कभी भी प्रतिभाग नहीं किया है या प्रतिभाग में कभी इतने उत्तीर्ण नहीं रहे हैं कि वो ब्रेक कर पाए अर्थात वह उस श्रेणी तक पहुंच पाए जहां क्वार्टर और सेमीज खेल पाए। लेकिन हमारा जो नॉइस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे सभी प्रतिभागी जिन्होंने पार्ट नहीं लिया है वह सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किसी भी श्रेणी में हो उनके लिए एक स्पेसिफिक अर्थात एक विशिष्ट श्रेणी बनाई गई है जहां पे वे एक दूसरे सभी से प्रतिभाग करेंगे लेकिन ब्रेक उनके लिए स्पेशल होंगे अर्थात नोवाइस के ब्रेक स्पेशल होंगे। उन्हीं की बहुत अ, अ, उन्हीं की बहुत इच्छाओं पे क्योंकि वे बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी आ रहे हैं जो ने हिंदी संसदीय वाद वाद प्रतियोगिता को कभी देखा भी नहीं है। इसलिए हम उनके लिए नोवाइस को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं कि नोवाइस समझ पाए कि संसदीय वाद वाद प्रतियोगिता की प्रणाली कैसे कार्य करती है। अगर किसी एक विषय जैसे आज हम दर्शन के विषय पे भैया के साथ जुड़े हुए हैं हम यह समझाएंगे कि कैसे दर्शन के विभिन्न आयाम हो सकते हैं उसको संस्कृति समाज अर्थ तथा अनेक विषयों से कैसे जोड़ा जा सकता है। और जब हिंदी संसदीय वाद प्रतियोगिता की गरिमा और प्रणाली की बात करते हैं उसमें भी अब नए लोगों को जोड़ने के लिए क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता ना मात्र डीयू में बल्कि देशव्यापी बने और देश के अंतिम छोर तक पहुंचे दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। इस श्रेणी में जुड़ते हुए हम इस तरसाला का आयोजन कर रहे हैं कि भैया हमें अपना मार्गदर्शन दे पाए और भैया हमें यह सिखा पाए कि कैसे एक नए व्यक्ति के लिए एक नव प्रशिक्षु के लिए एक नव प्रविष्ट के लिए भी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता कितनी आसान हो सकती है हम उसे कैसे अच्छे से समझ सकते हैं और अपने लिए एक सार्थक ज्ञान अपने साथ ले जा सकते हैं। धन्यवाद और भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हम सबके साथ जुड़ने के लिए। भैया राजभाषा अधिकारी हैं उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोग के लिए समय निकाला इसके लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी के साथ मैं भैया से आग्रह करूंगा कि वह अब सेशन का संचालन करें। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डिक्टम जो है इसे मैंने सही अर्थों में कहूँ तो बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि शुरुआत जब मैं मास्टर्स अंतिम वर्ष में था तो इसकी शुरुआत हुई थी। और डिक्टम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद रखा कि चलिए मेरा समय मांगा। और मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ जुड़ना। तो सबसे पहले टिकटम का शिवाजी महाविद्यालय का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जितने भी आयोजन करता है इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे मुझसे संपर्क करने वाले सौरभ या अभी मेरा परिचय देने वाले स्वप्निल, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वाद लेकर के अत्यधिक दबाव की स्थिति नहीं लेनी है मस्तिष्क में कि वाद विवाद कोई बहुत ऐसी चीज है जो अगर कहें तो रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं इसे परिभाषित करता हूँ तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि वाद विवाद एक कला है। और कला के लिए आपको धैर्य की जरूरत होती है। आपको ध्यान से सुनने समझने की जरूरत होती है। तो क्योंकि आप एक कला को मांझना चाहते हैं, कला में पारंगत होना चाहते हैं, तो उस कला के बारे में एक बातचीत की तरह हम लोग शुरू करेंगे कि उस कला के बारे में आप लोगों में से कुछ लोग विचार रखना चाहते हो कि आप जब समझते हैं कि आपके सामने जैसे कि एक नया विचार मैंने सुना, ये मुझे अच्छा लगा कि नए लोगों के लिए एक तरह से सोचा जा रहा है। तो वाद विवाद सुनने से आप लोगों के मन में क्या छवि बनती है? मतलब कोई भी आप में से दो चार लोग 10 लोग बता सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे शुरू करेंगे कि वाद विवाद कहने से आपके दिमाग में क्या आता है। कि जैसे किसी ने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है या वाद विवाद करना है, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? आप में से कोई भी बताइए मुझे पहले सबसे, कोई भी एक जना। हाँ। जैसे भैया क्रिटिकल थिंकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग तो चलिए बहुत ज़्यादा एक तरह से ओवर जनरलाइज हो गया, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से क्या तात्पर्य है फिर आपका? क्रिटिकल थिंकिंग से भैया एक हर एक टॉपिक के एक ऐसे भी आयाम को देखना जो कि अछूत रहता है समाज में, जो कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है। और कोई? दो तीन लोग बोलिए, समय है, मैं कोई बात नहीं, 1 घंटे का समय दिया है, 1.5 घंटे हो जाएगा, पर बोलिए, बोलने के लिए ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक मंचों पर बोलने की कला, और विवेचनात्मक या आलोचनात्मक ढंग से सोचना, ये दो अ, बिंदु हमारे पास है। अ, भैया, जब वाद विवाद, ये जब शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें एक ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ही टॉपिक की दो या दो से अधिक आइडियोलॉजी होती है, उनको हम्म। क्लैश करवाना, ताकि हम, ठीक है। क्योंकि दो बंदे सोच रहे हैं तो डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी, थोड़ा किसी हम्म। में गलत थोड़ा किसी में सही, दोनों मिला के एक अच्छा कंक्लूजन पर निकल पाए, कुछ इस तरह से सोच पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही कि जब वाद विवाद सुनते हैं तो लेकिन इसमें आइडियोलॉजी जो शब्द है वो एक अलग आयाम दे देता है फिर। तो आइडियोलॉजी विचारधारा हो गई, और पक्ष विपक्ष में जो बिंदु हैं वो एक अलग बिंदु, अलग चीजें हो गई। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन करें कि हर एक विषय का कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो किसी एक विशेष पक्ष से सोचने वाले लोगों को अच्छे लग सकते हैं, और दूसरे पक्ष से सोचने वाले लोगों को ये खराब लग सकते हैं। तो वैचारिकी बनने की प्रक्रिया है ये, वैचारिकी बन जाने के बाद की स्थिति नहीं है, वैचारिकी बनाने की प्रक्रिया है ये। इसे मैं थोड़ा सा बस सुधार करूंगा, क्योंकि आइडियोलॉजी वैचारिकी बन जाने के बाद आप जब आपकी वैचारिकी बन गई है तब आप इस पे सोचते हैं कि हाँ, तो ठीक है, पक्ष विपक्ष होता है और उसके माध्यम से हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। चलिए ठीक है। और कोई अगर बोलना चाहता है तो मंच है खुला हुआ। भैया, आइडियोलॉजी और वैचारिकी अलग अलग हैं क्या? मतलब इसके बारे में थोड़ा बताते। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी के शब्दों से परिचित कराता चलूँ। ये मेरा अतिरिक्त प्रयास रहता है, व्यक्तिगत मेरी इच्छा रहती है ये। आइडियोलॉजी और वैचारिकी एक ही चीज़ है, बस अंग्रेजी और हिंदी का फर्क है। मैं कहने का मतलब मेरा ये था कि वैचारिकी आपकी बनने से पहले की स्थिति है, ये पक्ष विपक्ष में आप जो बिंदु सोचते हैं, पक्ष विपक्ष को सुन लेने के बाद तो आप विचार बनाते हैं कि हाँ मुझे इस तरफ रहना है, तो वो वैचारिकी होती है। उस संदर्भ में मैंने कहा था, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं कि वाद विवाद वास्तव में क्या है, और क्यों जरूरी है। तो क्या है इसका मोटा मोटा समझ मुझे लगता है कि आप सबको है कि वाद विवाद वास्तव में किसी विषय पर बहस करना, किसी विषय के एक ऐसे बिंदु तक पहुंचना जहां पर सहमति असहमति के बावजूद हम निष्कर्ष निकाल सकें कि इस विषय को लेकर के यही बिंदु जो है वो ज्यादा प्रचलित रहेंगे या अधिक मान्य है। तो क्योंकि एक उक्ति है, जैसे डिक्टम नाम भी आपने रखा है, तो एक उक्ति है कि यत यत मंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जितने मस्तिष्क हैं संसार में उतने तरह के विचार हैं। अब ऐसे में तो मानव समाज का जो एक तरह से ढर्रा है, जो मानव समाज के एक तरह से परिपाटी है, उस परिपाटी को संचालित करना असंभव सा हो जाएगा यदि हम सारे मस्तिष्कों में चलने वाले प्रश्नों के हिसाब से अपनी गतिविधियों को चालू रखें। तो ऐसे में हमने एक सभ्य समाज के तौर पर इजाद किया बहस को, वाद विवाद को, कि हम एक ऐसी प्रविधि, एक तरीका ऐसा निकालेंगे, एक मेथड ऐसा निकालेंगे कि बिना अतिरिक्त संघर्ष के, बिना खून खराबे के, बिना हिंसा के हम उन बिंदुओं तक पहुंच पाए जिस पर भले ही किसी एक पक्ष का नुकसान हो रहा हो तब भी उसे वो चीजें स्वीकार हो, क्योंकि हमने उसे मनवाया तर्क के आधार पर। तो वाद विवाद मोटे मोटे तौर पर किसी के स्वार्थपरकता से उसे ऊपर उठाने की एक तरह से प्रविधि है कि अगर आप बहुत ज्यादा इसको आयाम देना चाहें तो दार्शनिक आयाम इसका यही होगा कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता है और उसे स्वार्थ से ऊपर उठाने के लिए उसे कारण देना होता है, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में कारण देने की एक प्रक्रिया अगर हमने नहीं बनाई तो हमारा समाज जो है वो संचालित नहीं हो पाएगा। तो मोटे तौर पर वाद विवाद
हमारे समाज को संचालित करने के लिए बहुत जरूरी होता है, सभ्य समाज को। अब यहाँ पर भी सभ्य समाज जब मैं कहता हूँ तो आपको ये एक यात्रा देखनी पड़ेगी कि हमारे मानवीय सभ्यता की यात्रा कैसी रही है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो आप सब पढ़ते ही होंगे, पर मोटे तौर पर अगर आप समझिए इसे, तो हम सीधे सीधे कबीलाई समाज से लेकर के आज के लोकतांत्रिक समाज की यात्रा हमने की है। और इस यात्रा में भले ही आज हम और आप डिजिटल माध्यम से संवाद कर रहे हैं, लेकिन ये सभ्यता का जो ये अंश है, जहां तक हम पहुंचे हैं, हम और आप पहुंचे हैं, हमारा जो ये एक तरह से सभ्यता का एक पूरा पूरा पक्ष है, जहां पर सुविधाएं हैं हमारे पास, वहां तक पहुंचने में लाखों करोड़ों विद्वानों की चेतना, लाखों करोड़ों विद्वानों की समझ का निष्कर्ष है ये। तो आप इस यात्रा को समझिए कि वाद विवाद की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए भी हमने बहुत संघर्ष किया। हमने पहले लड़ाइयां लड़ी, हमने पहले खून खराबे किए, और उस हिंसा के बाद हमें यह एहसास हुआ कि नहीं, ये एक सही तरीका नहीं है, ये एक विध्वंसात्मक तरीका है। और फिर हमने तय किया कि नहीं, हम बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन क्योंकि हम सभी जो, अब यहाँ पर हमारा विषय पे, हम मैं विषय पे आने की प्रक्रिया ही कर रहा था ये, कि क्योंकि हमारे विषय में भी आपने देखा होगा एक शब्द है प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक, प्रकृति क्या है, मतलब हम प्रकृति क्या समझें। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो पानी की प्रकृति है तरलता, और पर्वत की प्रकृति है उसकी अटलता। ठीक इसी तरह से प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु जो मनुष्य ने नहीं बनाई है, वो सब प्राकृतिक है। मनुष्य के प्रयास से बनी हुई चीज कृत्रिम है, ऐसा मान के चलते हैं कि क्योंकि हम धर्म से यात्रा करके आए हैं, तो हमारी एक मान्यता है कि ईश्वर की शक्ति, या मतलब जिसे हमने नाम दिया अलग अलग, और नास्तिकता आस्तिकता वो सब बाद में आए, लेकिन सबसे पहले मनुष्य ने यह माना कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा वश नहीं है, और उसने जो चीजें बनाई हैं वो प्राकृतिक हैं। हालांकि इस पे भी बहस हो सकती है कि प्राकृतिक की ये परिभाषा कितनी सही है या गलत है, लेकिन मोटे तौर पर ये मानकर चलना पड़ेगा हमें, ताकि हम किसी बात पर पहुंचे। अब ये मानकर चलना, जैसे गणित में होता है ना, माना एक्स, इसी तरह से वाद विवाद में भी है कि बहुत सारी, जब आप जटिलताओं पर जाते हैं तो बहुत सारी परिभाषाएं आप मान कर चलते हैं कि ये परिभाषा यही है। और उसी प्रक्रिया में जब हम बातचीत कर रहे थे शुरुआत में, आपने, आप में से ही कई लोगों ने कहा जैसे कि हम उसी प्रक्रिया में गढ़ते हैं चीजों को, पक्ष आता है, उसका विपक्ष आता है, और फिर हो सकता है कि प्राकृतिक कही जाने वाली चीजों पर ही हम इस तरह से पहुंचे कि प्रकृति जिसे हम, या प्राकृतिक जिसे हम कह रहे हैं, वो प्राकृतिक है भी या नहीं। अब यहां पर आकर के आप समझिए कि वाद विवाद वास्तव में क्या है। वाद विवाद सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को कन्विंस करने की एक प्रणाली है, उसे यह समझाने की प्रणाली है कि देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो सही हो सकता है, मैं जो सोच रहा हूं वो गलत हो सकता है, लेकिन हमें समाज को संचालित करने के लिए एक बिंदु पर मान लेना पड़ेगा कि यही बिंदु सही है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा एक वाद विवाद की पूरी प्रणाली है, एक वृहद पक्ष में, मतलब जो हम वाद विवाद अभी करेंगे या जिसका आयोजन आप लोग करेंगे वो नहीं, एक अवधारणा के तौर पर वाद विवाद। फिर अब आता है कि क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम हर चीज को अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी जो समझ है उसके हिसाब से परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वाद विवाद में जो प्रणाली आधुनिक तौर पर हमारे पास आई है वो हमें ब्रिटिशर से मिली है, अंग्रेजों से मिली है। वो अपने यहाँ उन्होंने 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में शुरू कर दिया लोकतंत्र को लेकर के बहसें करना। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ भी प्रणाली रही होगी और है भी, लेकिन जिस रूप में हम आज और कल बात करते हैं उस रूप का एक तरह से स्रोत जो है वो ब्रिटिश प्रणाली है, और वहीं से फिर एशियन प्रणाली, एशियाई वाद विवाद प्रणाली बनी। तो ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता था कि क्योंकि वहां पर आज भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो है वो संवैधानिक तौर पर जो है वो राजशाही के माध्यम से चलता है, वहां पर लोकतंत्र का वो स्वरूप नहीं है जो लोकतंत्र हमने अपनाया हुआ है। तो वहां पर राजाओं के पास बहुत शक्तियां थी उस समय पर, अभी भी हालांकि अब तो राष्ट्रपति जैसे हमारे हैं वैसे उनके भी किंग हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आप समझें कि प्रणाली ऐसी रही कि उन्होंने हाउसेस डिफाइन किए।
सदन परिभाषित किए कि किस सदन में क्या बहस होगी, कौन से सदन को क्या अधिकार दिए जाएंगे, ताकि राजा के अधिकार को चुनौती ना दी जा सके। तो ये उस समय की बात थी जब ये प्रणाली शुरू हो रही थी, और जहां से हमारे आज के विचारक, जिनका नाम आपने विषय में मुझे दिया है, बैंथम, उनकी बात भी आएगी इसी इसी चक्र में। क्योंकि अब यहाँ से मैं शुरू करूंगा, जो हम विषय पर आना शुरू करेंगे, और बीच बीच में मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अगर चीजें हैवी हो जाएं बीच में, तो आप रोक के अपने सवालात मुझसे पूछिएगा। क्योंकि नहीं तो ये एक आलाप हो जाएगा, मैं बोल दूंगा और बात खत्म हो जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि सारी बातें मैं सही ना बोलूं, और आपके पास उससे बेहतर उसका कोई विकल्प हो। तो ये वाद विवाद करते समय और करवाते समय, सबसे पहले जो एक व्यक्ति के तौर पर आपको समझना है वो ये, कि एक दार्शनिक अगर आप हैं और एक फिलोसफर आप हैं, और आपने बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में 20 साल 25 साल दिए हैं, उसके बाद भी इसकी संभावना है कि कोई रिक्शा वाला या कोई पानी पिलाने वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उतनी उतना समय नहीं दिया है, वो भी आपको दर्शन का ज्ञान दे सकता है कुछ क्षणों में। तो वाद विवाद करते समय सबसे पहले मानसिकता ये रखनी चाहिए, और जो व्यक्तित्व आपके साथ संचालित होगा दूर तक, वो यही कि आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो अंतिम नहीं है। और कोई भी अंतिम ज्ञान देने वाले जो दावा कर रहा है, चाहे वो धर्म ही हो क्यों ना हो, वो भी अंतिम नहीं है। ये सबसे खूबसूरत बात है जो आपके व्यक्तित्व में आनी चाहिए, अगर आप वाद विवाद के बारे में सोचते हैं या उसको करने की एक प्रणाली या प्रविधि को अपनाते हैं। तो बैंथम के बारे में हम जिक्र करेंगे, और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि विषय वाद विवाद आपने समझा, उसके बाद अब वाद विवाद को लेकर के आपके मन में अगर आप कुछ है कि इसमें गोपाल जी ने जो चीजें कही हैं उसमें ये चीज और जोड़ी जा सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये सब भैया मेरे को ये गलत लग रहा है कि इसमें आपने ये और विस्तार नहीं दिया, तो हम उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि विषय अग्रेषित किया जा सकता है कि विषय को विवेचित कैसे किया जा सकता है ना। अभी मोटे तौर पर वाद विवाद को मैंने सिर्फ डिफाइन किया है कि वाद विवाद क्या है एक प्रणाली के तौर पर या अवधारणा के तौर पर, वो क्यों जरूरी है। तो इसको लेकर के कुछ सवाल है किसी के पास, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल दो ही सूरत में नहीं होते हैं, या तो आपको सब समझ में आ जाता है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं मानकर चलूंगा कि सब समझ में आ गया अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो। भैया एक मेरा प्रश्न ये था, आपने हाँ। जैसा जिक्र किया कि आपने ये जिक्र किया कि आज का जो प्रारूप हम वाद विवाद का देखते हैं हम अपने डीयू के सर्किट में, हम्म। वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा उद्भव है, और आपने ये बोला कि हमारे द्वारा दिया गया नहीं है। तो मैं हम्म। ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपरा में रही वाद विवाद की वो जो प्रणाली और जो प्रक्रिया हुआ करता था आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के द्वारा, वो हम्म। आज लुप्त होता हुआ क्यों दिखता है, और उसे हम लोग क्यों नहीं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं? सवाल है, थोड़ा सा विषयांतर है पर अच्छा सवाल है। देखिए, जो पारंपरिक हमारी पारंपरिक शास्त्रार्थ की जो परंपरा है, उसका नाम आप देखिए, शास्त्रार्थ कहा जाता था उसे। और जब आप शास्त्रार्थ कहते हैं तो शास्त्र में निहित चीजों के द्वारा बहस करना, मतलब शास्त्र में जो चीजें हैं सिर्फ उन पर बहस करना। तो जब आधुनिक समाज आया, आधुनिक का मतलब ये है कि आधुनिकतावाद जब आप देखेंगे तो आधुनिकतावाद तब आया जब मनुष्य ने प्रश्न करना शुरू किया, और शास्त्रों में प्रश्न के लिए जगह नहीं थी। एक सपाट बयानी के तौर पर उत्तर दूं इसका, तो सीधी सी बात ये थी कि शास्त्रार्थ करने की परंपरा एक विशिष्ट प्रणाली थी जो कुछ चुनिंदा अभिजात्य वर्ग के साथ जुड़ी हुई। और क्योंकि अभिजात्य वर्ग ने जब ये चीजें निहित की थी, तो आप, हालांकि ब्रिटिशर्स ने भी उसी तरह से शुरू किया था कि अभिजात्यता बची रहे, पर कालांतर में इसका विकास इस तरह से हो गया कि आम जन की भी एक तरह से स्वीकृति और आम जन की सहभागिता इसमें शुरू हुई आज के प्रणाली में। लेकिन उस शास्त्रार्थ प्रणाली में आम जन के लिए जो स्पेस आप कहें, अगर आधुनिक भाषा में जो जगह थी, वो जगह नहीं थी। तो जब आप लोक को अभिजात्यता से काट देते हैं, तो अभिजात्यता एक तरह से कबीर के शब्दों में कहें तो वो भाषा जो बहता नीर है, जो जब वो कहते हैं
तो उसको आप यहाँ से जोड़िए कि वो बहता नीर नहीं होकर के एक गड्ढे में जमा हुआ पानी हो जाता है, और उसमें विचारों की नवीनता नवोन्मेषिता खत्म हो जाती है। और जब विचारों की नवीनता नवोन्मेषिता के लिए स्पेस नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो वो परंपरा अपने आप ही रुग्ण हो जाएगी, वो विकृत हो जाएगी और वो समाप्त हो जाएगी। और ये भाषा के लिए भी है, ये आपकी सभ्यता के लिए भी है, ये संस्कृति के लिए भी है। बदलाव, प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, अब क्योंकि हम प्राकृतिक अधिकारों पर भी बात करेंगे आगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन बदलावों के प्रति सचेत रहना ये एक बहुत बड़ा गुण होता है किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस के लिए। उसका सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल है पूंजीवाद। उसने बदलावों के प्रति सजगता रखी और उसने समाजवाद की बहुत सारी चीजों को अपनाया, इसलिए वो आज भी है। और समाजवाद ने क्योंकि नहीं अपनाया तो वो नहीं रहा। तो हालांकि ये एक बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन छोटी सी चीज से समझिए कि आप अगर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली किताबों को ही बीए में भी पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा में अंक नहीं आएंगे। तो ये सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी आप समझ सकते हैं कि शास्त्रार्थ के साथ यही हुआ कि जब समाज बदल रहा था, जब समाज में नवीन शक्तियों का उदय हो रहा था, उसके बावजूद भी उसने नवीन शक्तियों को उस शास्त्रार्थ परंपरा में अपनाने के लिए कोई भी यत्न नहीं किया, कोई भी जतन नहीं किया, और वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और आज भी अगर शास्त्रार्थ कहते हैं तो हम शास्त्रार्थ से कहने के तात्पर्य ही यही होता है, शास्त्रों में निहित बात को हम चर्चा में लाते हैं, और शास्त्र मात्र से आधुनिक समाज नहीं चल सकता है। तो ये एक मुख्य कारण है। और भी अन्य कारण है जो सांस्कृतिक है, पारंपरिक समाज के बदलाव की आर्थिक शक्तियां हैं, लेकिन वो एक डिटेल में अगर हम इस पे करें तो एक अलग विषय हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि वो परंपरा इसीलिए रुग्ण, क्योंकि परंपरा रुग्ण हो जाती है तो रूढ़ी हो जाती है, तो वो रूढ़ी बन गई, शास्त्रार्थ एक रूढ़ी बन गया। लेकिन वाद विवाद में आप स्पेस रख रहे हैं कि यहाँ पर विज्ञान से सम्मत वाद विवाद भी होगा, शास्त्र से सम्मत वाद विवाद भी होगा, धर्म दर्शन जो भी अनगिनत मानवीय समाज के विषय हो सकते हैं, सब पर आप बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये परंपरा चलती रही और चलती रहेगी, अगर ये भी हमने अभिजात्यता के रुग्णता में इसको नहीं डाला तो। अभी फिलहाल तो ये नहीं है, तो ये चल रही है। और कोई सवाल? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आ, तो आगे बढ़ते हुए, वाद विवाद क्लियर हुआ आप लोगों को कि वाद विवाद वास्तव में क्यों जरूरी है मानवीय समाज के लिए। अब आपने विषय लिया था कि वंचितों का यह सदन मानता है कि दर्शन उनका नहीं है। ठीक है। अब ये विषय, क्योंकि आप लोग चाह मतलब मुझे लगा कि मुझे भी उसी तरह से रहना चाहिए जिस तरह से मैं वाद विवाद करते समय रहता था, तो मैंने इस विषय पर कुछ जानकारी अलग से एकत्रित नहीं की। लेकिन एक विषय को सबसे पहले आप तभी डिकोड कर पाएंगे जब आपके पास पूर्व निर्धारित ज्ञान होगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब एक तो सघन। जब आप, मैंने जब ब्रिटिश प्रणाली कही तो वहां पर आपने देखा होगा सदन में जो अच्छी बहस करते हैं, अच्छे वक्ता जो होते हैं, संसद की बात कर रहा हूं मैं, उनके वहां पर बोलते समय संदर्भ होते हैं, कोटेशंस होते हैं, बकायदा किताबों के नाम होते हैं, और तब वो एक अच्छी बहस होती है, एक तथ्य को संदर्भ के साथ प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य को लेने का आधार ये था। तो सबसे पहली बात जो ये है समझने की, वो ये कि विषय को आप डिकोड, यानी कि उसे तोड़ तभी पाएंगे जब आपके पास सामान्य ज्ञान होगा उस विषय से संबंधित थोड़ा सा। तो पहली शर्त यह है वाद विवाद करने की कि आप अध्ययन करें। अब अध्ययन, जाहिर सी बात है कि अगर उदाहरण के लिए मैं हिंदी विषय से संबंधित छात्र हूं तो मेरी एक सीमा होगी कि मैं किस हद तक अध्ययन कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा मानकर चलिए कि वाद विवाद में बेसिक्स जो होते हैं ना, वो ये होता है कि आपकी विश्लेषण क्षमता कितनी अच्छी है। और विश्लेषण क्षमता का तात्पर्य ये होता है कि आपके पास जो उपलब्ध सोर्स हैं, जो उपलब्ध संसाधन, उसका प्रयोग आप कितने अच्छे से कर पाएंगे। उदाहरण के लिए कि जैसे मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ, तो अब मैंने ये विषय आपने जो दिया मुझे वो पढ़ा, और मैं सीधे बहस करने पहुंचा हूँ कि वंचितों का यह सदन है, सदन मानता है कि दर्शन उनका नहीं है। अब मैं इस विषय को, पूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने भाषा विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग करूंगा। अगर आप राजनीति विज्ञान से हैं तो आप राजनीति विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। और कितने जितने भी अकादमिक विषय हैं उसमें ये कॉमन चीज है, खास करके ह्यूमैनिटीज में और कुछ हद तक विज्ञान में भी, कि हर विषय के हर शब्द की एक ऐतिहासिक परंपरा होती है। तो अब जब हिंदी में मैं बोल रहा हूँ वंचित, तो वंचित क्या है, सबसे पहले सोचिए कि वंचित क्या है।
अब वंचित के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो अब क्या तरीका हो सकता है? तो मैं एक भाषा विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मैं उसे वंचित की एटमोलॉजी, जिसे हिंदी में व्युत्पन्नमति कहते हैं, सॉरी, व्युत्पत्ति कहते हैं, तो व्युत्पत्ति को देखूंगा कि उसकी एटमोलॉजी क्या है, वंचित शब्द बना कैसे है। अब वंचित शब्द बनने की एक प्रक्रिया है कि उसमें वंचना, जो वंचना मतलब जिसके बारे में हम कहें कि जिसको छोड़ दिया गया हो, जिस जो रहित हो किसी चीज से, जो हीन हो किसी चीज से, तो ऐसा व्यक्ति जो वंचित है। ये सीधी सी परिभाषा मैंने बिना अतिरिक्त जानकारी एकत्रित किए पहले पहले दिमाग लगाया कि चलिए ठीक है, वंचना तो समझ में आ गया कि जो वंचित है, जिसके पास कुछ नहीं है। अब जिसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं किस किस आधार पर हो सकता है? उसका सबसे पहला आधार हो सकता है सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, और भी आधार हो सकते हैं, और आपके ये सोचने पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर तक सोच सकते हैं। राजनीतिक अधिकारों से वंचना, ठीक है, मनोवैज्ञानिक अधिकार से वंचना, संवैधानिक अधिकारों तक पहुंचने से वंचना। तो वंचना के भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। भाषा ना सीख पाने की वंचना, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने शास्त्रार्थ पर बहस की, तो शास्त्रार्थ में आप देखेंगे कि संस्कृत विषय या संस्कृत भाषा का दबदबा था। उसी तरह से आजकल अंग्रेजी भाषा का दबदबा है। तो जो कन्नड़ा बोलने वाले हैं, जो तमिल बोलने वाले हैं, जो मैथिली बोलने वाले लोग हैं, उनकी अकादमिक शिक्षा की व्यवस्था से वंचना। तो हमने ये सोचा कि वंचना सबसे पहले क्या है और उसके कितने आयाम हो सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। मुझे ये वंचना की अतिरिक्त जानकारी इसलिए मिली क्योंकि मैंने पढ़ाई की हुई है भाषा संबंधित। इसी तरह से अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, तो आपने राजनीति विज्ञान में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि ऐसे लोग जिनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, तो आप उस आधार पर सोच सकते हैं। अगर आप विज्ञान के विषय से संबंधित छात्र हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि शोध करने के लिए जो सोर्स दिया जाता है, जो संसाधन दिए जाते हैं, उनकी उपलब्धता क्योंकि एक विशेष वर्ग को थी, तो बाकी वर्ग को वैज्ञानिक चेतना उससे वंचित रह गई। तो ये एक तरीका है। आप साधारण से समझिए कि आपके पास 10 दिशाएं हैं सोचने के लिए। उन 10 में से किसी एक दिशा को आप निर्धारित कर सकते हैं कि मैं इस दिशा पर अडिग होकर के बहस करूंगा, है ना। अब यहाँ पर हम रुकते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पर कोई एक उलझाव की स्थिति है तो बताइए मुझे कि ये चीज क्लियर हो रही है कि ये यहाँ पर मैं क्या बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पर इन केस ऐसा विषय मिल गया आपको जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वहां पर पहला अप्रोच ये हो सकता है कि आप उसमें निर्धारित जो विषय हैं उनको देखेंगे। तो इसमें शब्द थे वंचित, दूसरा शब्द था क्या कि वंचितों का है यह सदन। अब सदन, अब क्योंकि वाद विवाद के बारे में हमने बात की थी, तो आप जानते होंगे कि भारत में भी राज्यसभा और लोकसभा है। और राज्यसभा और लोकसभा कहने में, लोकसभा जब हम कह रहे हैं, तो लोकसभा के शब्द को देखिए आप, जहां पर लोक का प्रतिनिधित्व हो, जहां पर जनता का प्रतिनिधित्व हो, और राज्यसभा जहां पर राज्य का प्रतिनिधित्व हो। अब राज्य का प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है कि राज्य एक एंटिटी के रूप में, एक इकाई के रूप में, एक शक्ति के रूप में। अब वो राज्य एक एंटाइटी जो है, जो एक शक्ति है, वो राज्य के रूप में शक्ति को हमने बहुत ज्यादा एक तरह से विस्तार दिया हुआ है। आप देखेंगे राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा जाता है, जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विषय के पारंगत होते हैं, अलग अलग विषय में उनकी विशेषज्ञता होती है। एक अच्छी प्रक्रिया यही होती है, हालांकि हम ये इतनी ज्यादा अपनाते नहीं हैं। हमारी लोकसभा और राज्यसभा में अर्थ के आधार पर लोग चुन कर जाते हैं कि जिनके पास इतनी शक्ति है आर्थिक। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ लोग हैं ऐसे, राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसे हैं, जो अपनी मेधा के बल पर वहां पर पहुंचे हैं, और राजनीतिक दलों ने भी उन्हें मेधा के दम पर ही वहां पर पहुंचाया है। तो राज्यसभा में बहस हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो बहस जो है वो लोकसभा की बहस से अलग होगी। अब एक प्रणाली ऐसी है जहां पर भारत का शासन चलना है, तो वहां पर हम इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रणाली में हम और आप सीखने सिखाने की प्रविधि में, हम और आप जो वहां पर हैं, वहां पर हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लागू कर सकते हैं कि सदन उन लोगों का है जो लोग, अब जैसे यहाँ पे आपने कहा कि वंचितों का सदन, तो वंचित हमने डिफाइन कर दिया। तो ये पक्ष में भी वही लोग हैं जो उस वंचना को समझ रहे हैं,
और विपक्ष में भी वही लोग हैं। ये सबसे पहली समझ आप बनाइए कि जब सदन आपने कहा, मैंने कहा कि प्रधानमंत्रियों का सदन है, अगर मैंने कहा तो इसका मतलब हो गया कि पक्ष में भी सभी प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष में भी सभी प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के हितों के अनुसार ही सब सोचेंगे, सब चिंतन करेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि अनुवादकों का सदन है, और अनुवादकों के सदन में एआई पर बहस हो रही है जो उनकी नौकरी हटा रहा है। अब कितना भी उदार अनुवादक होगा, वो एक पॉइंट पर आकर के अपनी जीविका के लिए जरूर सोचेगा, और वो वो अपनी चेतना में उस बिंदु से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो सदन बनाने का मतलब यही होता है कि आप उस चेतना को दायरे को सीमित करते हैं, और चेतना का दायरा जब सीमित होता है तो उदारता का एक अंश जो है वो, उसकी आप अपर सीलिंग जो कहते हैं, अधिकतम सीमा है, वो तय कर सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री का सदन बना करके कभी भी प्रधानमंत्री के हितों की जो अवहेलना है वो एक बिंदु से अधिक नहीं कर पाऊंगा, जो कि दूसरे सदन में संभव है। तो यहाँ पर सदन बनाने का मतलब क्या हो गया कि वंचितों की एक चेतना है, और उस चेतना से ऊपर हम नहीं उठेंगे। अब वंचितों की चेतना क्या है, इस आयाम को आपको डिकोड करना पड़ेगा कि जब आप सदन में बहस कर रहे हैं, खास करके आप अगर पक्ष में हैं, तो क्या उस अपर लिमिट में, उस चेतना की अधिकतम सीमा में आप ऐसी परिभाषाएं तय कर सकते हैं जो आपके पक्ष में फॉल हो, जो आपके पक्ष में लागू हो। तो इसका उत्तर है कि हाँ, एक वाद विवाद में हमेशा इतना स्थान रहता है कि उसकी अधिकतम सीमा पर हम जाकर के परिभाषित कर सकें कि वंचित कौन होगा, और वंचित चेतना को हम उस अधिकतम सीमा से और थोड़ा सा एक्सपेंड करने की, और थोड़ा सा प्रसारित करने की कोशिश करें। हम जैसे, अब विज्ञान के विषय से समझिए कि अगर हम पानी की तरलता को परिभाषित करना चाहते हैं तो उसकी एक सीमा है, उसकी बहने की जो गति है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पानी अवरुद्ध हो जाएगा इस बिंदु पर आकर के, वो तो तरलता उसका गुण है, हम उसे नहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके हम ये कहेंगे कि उस तरलता को कुछ समय के लिए सुगठित करके ठोस बनाया जा सकता है, और एक ये वैज्ञानिक तरीके से संभव है। अब ये जो संभावना है, इस संभावना के पीछे मैं तर्क दूंगा, मैं विज्ञान के सिद्धांत बताऊंगा कि कितने डिग्री पर आकर के हिमांक जो उसकी स्थिति है, जो उसकी हिमांक, हिम बनने की जो एक अंक है, बिंदु है, वो होती है, वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और ये मैं स्थापित कर पाऊंगा कि हाँ, तरलता का गुण जो है वो पानी का अपना गुण नहीं है, वो हमने उस पर थोपा हुआ है। तो ये एक चीज है जहां पर हम थोड़ा सा एक तरह से कहें कि अ, वाद विवाद की जो एक दार्शनिक प्रणाली है उससे नीचे उतर करके उसके मानवीय व्यवहार में जीतने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, या उसे एक डिफाइन करने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इसमें अपना पक्ष साबित करना है, और इसलिए हमने इन बातों को उजागर किया जानबूझ करके। अब यहाँ पर जब मैं वंचित के संदर्भ में बात करूंगा तो हमें भी यही क्रम करना पड़ेगा कि वंचित की जो चेतना है कि वंचित कौन है, उस चेतना को मैं निर्धारित कर दूं कि वंचितों का यह सदन आध्यात्मिक रूप से वंचितों का सदन है, या मैं ये निर्धारित कर दूं कि वंचितों का यह सदन जो है वो राजनीतिक अधिकारहीन वंचितों का सदन है। और ऐसे में वो जो सीमा होगी उसे मैंने और संक्षिप्त कर दिया विपक्ष के लिए कि वो अब मेरे द्वारा कहे गए आधार को ही, मेरे द्वारा कहे गए सीमाओं में ही बहस करें। क्योंकि विषय सुनते ही हो सकता है कि आपके मन में ये आए कि इस विषय में तो ये पक्ष ज्यादा मजबूत है। उदाहरण के लिए जब अब हाँ, ये सवाल मैंने सोचा हुआ था, सॉरी मैं भूल गया, कि आप लोगों से ये सवाल है मेरा कि वंचितों का यह सदन मानता है कि दर्शन उनका नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस विषय का कौन सा पक्ष आप लोगों के लिए मजबूत है? अगर आप बहस कर रहे होते, आप में से कोई भी, मैं चाहूंगा कि 10-12 लोग कम से कम अपना अपना व्यू बताएं, एक दूसरे से अलग अलग, कि उनके लिए क्या है। और अगर एक जैसा भी लगता है तो भी बताएं, तो मैं दूसरे पक्ष के ज्यादा बिंदु बताऊंगा, ताकि आपको ये लगे कि हर विषय में है उसके मतलब उसका कोई एक ऐसे संतुलित विषयों का कोई एक पॉइंट नहीं होता कि आप उसी तरफ झुकाव है इसका, आप साबित कर सकते हैं कोई भी चीज।
तो आप बताइए एक एक करके, कोई भी जन की। वंचितों का ये सदन मानता है कि दर्शन उनका नहीं है, इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा पक्ष मजबूत है? ये कहने मतलब भैया क्या साबित किया जा सकता भैया है आसानी से? भैया मुझे लगता है इसमें जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि मतलब वंचितों हाँ, अ, क्या साबित क्योंकि करेगा जो पक्ष? वे पक्ष ये साबित करेगा कि जो वंचित लोग होते हैं वो हर, जैसे कि अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, वहां से कटा हुआ है। तो वंचित हम्म। लोग ऐसे होते हैं जिन पर रिसोर्सेज की कमी होती है। तो दर्शन की जो सोच है वो चाहता है कि जब तक आपके पास रिसोर्स फुलफिल नहीं होंगे तब तक आप दर्शन के विषय में सोच ही नहीं सकते। कहने के मतलब एक तो आदमी भगवान के बारे में तभी सोचेगा जब उसका पेट भरा होगा। तो वंचित लोगों की पहली प्राथमिकता होती है अपना जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करने का। तो उन्होंने हम्म, फुलफिल नहीं किया, इसलिए वो दर्शन सोच नहीं पाए। अर्थात ये उनका मतलब उनके बहुत अगेंस्ट हो जाए। इसीलिए जो नेता पक्ष होगा, जो पक्ष का साइड, वो ज्यादा मजबूत होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा बाद में, और कोई मतलब इसमें एक सवाल है बस आपके लिए, और कोई जन बता सकता भैया है? मेरे को विपक्ष भी इसका दिख रहा है, जैसे ये तो बहुत स्टैंडर्ड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया कि हम्म। जब हमारा पेट भरा होगा तभी हम किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। पर प्रश्न हम्म। ये भी आता है, वो इस बात पर भी सोच सकता है कि जितनी भी डिफरेंसेस है, हम क्वेश्चन हम्म। सिर्फ इसलिए नहीं करते जब हम पूरी तरह से चीजों से कंटेंट हो चुके हैं। हम क्वेश्चन इसलिए भी करते हैं कि हम कंटेंट क्यों नहीं हो पा रहे। जो उसका रीजन होता है किसी भी चीज के पीछे का, कि ये डिफरेंसेस क्यों है, ये सारी चीजें क्यों है। हम चीजों को क्वेश्चन करने के पीछे जब जाते हैं तो क्वेश्चन करना एक अलग वे में भी आ सकता है। तो इसलिए हम ठीक। जो वंचित लोग हैं वो इस चीज को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये सारी चीज ऐसी है क्यों, स्ट्रक्चर्स ऐसे क्यों है। और इसके बाद वो अपना एक दर्शन, जैसे हम देखते हैं कि दर्शन में भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं, सबका अलग अलग आता है, वो उसका रीजन भी आई गेस यही है। तो आपको लगता है विपक्ष ज्यादा आसान है साबित करना, है ना? जी भैया, हो सकता है। ठीक है, और कोई? मुझे भी भैया लगता है मुझे भी इसका। लग हाँ, एक एक करके बताइए। अभिनव बोलो, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, मेरे हिसाब से इसका विपक्ष थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है इस लिहाज से कि हम जब दर्शन को कहते हैं तो एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग में हम दर्शन से सिर्फ मेटाफिजिक्स समझते हैं। पर जब हम ठीक है। दर्शन के अलग अलग धाराओं को देखें और उसका रेलेवेंस देखें, तो जैसे किसी भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक एलिट रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका एपिस्टेमोलॉजी में बहुत पकड़ की जरूरत, या फिर जो गरीबी या रिसोर्सेज की कमी को हम देख रहे हैं उनके पीछे जो बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके कारण ये चीजें मिट नहीं रही समाज से। मतलब सिर्फ हम्म। पेट भरने से गरीबी नहीं मिट जाएगी, दो वक्त के भोजन से। तो उसके लिए जो सोशल स्ट्रक्चर से मुझे सवाल खड़ा करने होगा, उसके लिए एक सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी की समझ, जैसे इक्वालिटी की समझ, इन तमाम आइडियाज जब तक समझ नहीं होगी तब तक मैं उसके लिए डिमांड कैसे करूंगा। तो वो समझ के लिए फिर वंचितों के लिए वहां पर दर्शन जरूरी हो जाता है। या फिर जो हम देखते हैं कि सब जितने भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है वो एक तरीके से सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी के खांचों में बटा होता है। पर इस इंफीरियोरिटी को हम्म। काउंटर करने के लिए वो एक काउंटर एस्थेटिक्स का आइडिया या काउंटर लिंग्विस्टिक्स का आइडिया जब हम ऊपर लाएंगे, जिसके लिए हमें फिर उसकी समझ अगेन होनी चाहिए। जिसके लिए मेरे हिसाब से एक बहुत शॉर्टर टर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, पर ठीक है। तो दर्शन समझ। आपका पॉइंट वही है कि समझ एक्चुअली जो इसका मल्टी डायमेंशनल जो बोध का स्तर है, वो आप कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। और कोई? भैया भैया मेरे एक एक करके बताइए, कोई नहीं। भैया मेरे हिसाब से इसमें पक्ष ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जब देखते हैं, हम वंचितों की बात कर रहे हैं, उनके पास एक तो जैसे अभी पहले बोला, उनके पास बोध नहीं है, उनके पास ज्ञान का आधार कम है। तो उस ज्ञान हम्म। के आधार पे भी हम देखते हैं कि दर्शन जो है वो बना कौन रहे हैं समाज में, वो दर्शन हम्म। प्रचलित हो कौन सा पा रहा है, वो उनका हम्म। हो पा रहा है जो एलीट क्लास के लोग हैं। हम्म। क्योंकि जो एक गरीब या वंचित वर्ग का व्यक्ति है, उसके दर्शन को अपनाएगा कौन, उसको मान्यता कौन दे पाएगा, या फिर उस एक वो एक दर्शन जो है या तो उसका एक विचार बन के रह जाएगा, या उसका एक हम्म। पर्सनल बायस बन के रह जाएगा। वो कभी एक दर्शन वास्तव में बन ही नहीं पाएगा। तो ठीक है। दर्शन बनेगा उसका जिसको उस अमानता मिलेगी, वो उस एलीट का ही बनेगा, इसलिए दर्शन वंचितों का भी वही। हाँ, दर्शन को डिफाइन करने वाले पावर सोर्सेस, ठीक है, शक्ति केंद्र। ठीक है। भैया और कोई बोलना चाह रहा था? हम्म। भैया जी इसी भैया। बिंदु के बारे में कि दर्शन और विचारधारा शायद इसीलिए एक दूसरे से थोड़े भिन्न भी होते हैं कि दर्शन को बहुत ज्यादा मास या वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दर्शन हम्म। अपने आप में मतलब वो वो सोसाइटी के प्रीडोमिनेंट या फिर पॉपुलर आइडिया से हम्म। डिफरेंट या अपोजिंग भी हो सकता है। तो ठीक है। ठीक है।
वेल पॉइंट। ओके, बाद उसके बाद एक और जन थे, वो बोल रहे थे, बताइए, आप भी बोलिए, इसके बाद फिर हम भैया आगे। मुझे लगता है कि जो वंचित है उनके डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शनैलिटी आ जाती है। मतलब कि क्या आप, आपका जो वंचित है, क्या हम्म। आपको लगता है कि वो इतना सक्षम होगा कि वो जान पाएगा कि उसको ऑपरेशन हो रहा है? मतलब क्या वो जान हम्म। पाएगा कि वो एक हम्म। वंचित है? वो भी खुद में एक तथ्य आ जाता है। जब वो जान ही नहीं पाएगा कि वो खुद में वंचित है, तो क्या हम्म। वो कभी जान पाएगा कि उसे वो सोशल स्ट्रक्चर्स तोड़ने हैं या उसे वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी को लाना है? जैसे आज हम मतलब देखते हैं कि आज हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि जो सती प्रथा होती थी, सती प्रथा की हम्म। जोहर प्रथा होती थी, हम्म। तो वो बोला जाता था कि महारानियां जो थी वो कंसेंट के साथ करती थी। लेकिन हम्म। वो जो उनका कंसेंट था, क्या वो वो एक कैसे डिफाइन होता है? Yes. इंडिविजुअल रैशनैलिटी में था या नहीं, वो चीज आ जाती है। ठीक है, ठीक। हाँ, शुभम, आप बार बार बोल रहे थे, आप रुक गए थे, बताइए शुभम, आप पूछिए। धन्यवाद भैया। भैया मैं ये कह रहा था। हाँ, बोल। शुभम, शुभम पूछ लीजिए, इसके बाद फिर आदित्य आप आपसे बात करते ठीक हैं। ठीक, धन्यवाद भैया। भैया मैं वही कह रहा था कि जो विषय है, मुझे लगता है कि पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा इस तरीके से कि जब वंचितों का सदन मान रहा है कि दर्शन उनका नहीं है, तो सबसे बड़ी बात कि जब वंचितों की बात भी की जा रही है अगर किसी और दर्शन में, तो वो वंचितों के द्वारा नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि वो बात ऊपर तक नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति में या फिर मनोविज्ञान के दृष्टि से हम्म। वंचित तब तक दर्शन को अपना नहीं मानेंगे जब तक वो उनके द्वारा नहीं हो रहा है, यानी कि पहल ठीक उनके है। द्वारा नहीं हो रही है। ठीक है। ठीक है भैया। और आदित्य, आप बोलिए। अ, भैया मैं कह रहा था कि इसका विपक्ष मजबूत लगता है, क्योंकि जैसे हम बहुत सारे संतों को देखते हैं, हम्म। कबीर और हम्म। भी बहुत सारे संत थे, वो खुद हम्म। वंचित थे। तब भी हम्म। वो दर्शन के बारे में बहुत कुछ जानते थे और उन्होंने हम्म। दुनिया को दर्शन के बारे में बहुत कुछ बताया। तो वो हम्म। उनकी खुद की वंचना और संघर्ष से ज्यादा उनके विचार पैदा हुए ज्यादातर। चलिए, ठीक है, ठीक है आदित्य, थैंक यू। और तो किसी को नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं, या फिर किसी को और कुछ अगर कहना है तो आखिरी बात, आखिरी बार, मतलब आखिरी विकल्प है बोलने का, उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो सही है। उम्मीद से अलग आप लोगों ने विपक्ष के बारे में जो चीजें बोली वो कमोबेश ठीक ही है। बस एक चीज आप लोगों ने, सबने, मतलब पक्ष में भी जिसने बताया उसने भी, और विपक्ष ने भी आप लोगों ने बोला उसने, एक छोटी सी चीज मिस की आप सबने। मैंने अभी तक इस विषय में उस आयाम की बात नहीं की थी कि जब मैं वंचितों को परिभाषित कर रहा हूं तो मैं दर्शन भी तो परिभाषित करूंगा। और जब मैं दर्शन परिभाषित करूंगा तो जैसा आप लोगों की बातचीत में ही आया, आप खुद देखिए, आप सबने ही मुझे कंटेंट दिया है अभी, कि एक तरफ गुरु नानक, कबीर जैसे लोग हैं जिन्होंने परिभाषाएं बनाई दर्शन की। लेकिन गुरु नानक के दार्शनिकता को किसने देखा? गुरु नानक ने स्वयं तो कभी दावा नहीं किया कि वो दार्शनिक हैं, या कबीर ने भी स्वयं कभी दावा नहीं किया कि वो दार्शनिक है। लेकिन प्लेटो, अरस्तु ने, या फिर हमारी परंपरा में अगर आएंगे तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, या चारवाक दर्शन, उन्होंने अपने कालक्रम में ही अपने आप को डिफाइन किया कि नहीं, हम तो दर्शन है और हमारा दर्शन ये है। तो दर्शन क्या है? तो जब मैं परिभाषित करूंगा, अब यहाँ पे मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, वो आप लोग बहुत क्लियर हैं, ये अच्छा लगा मुझे कि आप में से ज्यादातर लोग क्लियर हैं कि चीजें कैसे रखी जाएंगी। तो देखिए, जब मैं निर्धारित कर रहा हूं कि मैं पक्ष में हूं, और जैसा कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि विपक्ष मजबूत है, तो मैं पक्ष में हूं और मैं निर्धारित करूंगा कि किस तरह के वंचितों का यह सदन है। राजनीतिक वंचितों का सदन है। जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि वंचितों के बहुत सारे आयाम हैं, और मैं जब उस आयाम की, जैसे मैंने कहा था कि सीलिंग तय करूंगा, उसकी ऊपरी सीमा तय करूंगा, मुझे अपनी एक बहस याद आती है, और मैं उसे हमेशा इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी बहस हुई थी। उसमें था कि नास्तिकों का यह सदन था, सॉरी, लोकतांत्रिक देश का यह सदन था, और नास्तिकों को देश निकाला देना था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी पक्ष के पास कि लोकतंत्र में जो है वो व्यक्तिगत अधिकार की प्रणाली पर चलता है, और नास्तिकों को व्यक्तिगत अधिकार हैं कि वो नास्तिक हों। तो उनको किस आधार पर आप देश निकाला देंगे? तो इसमें एक बात जरूर होती है कि लोकतंत्र में भी राष्ट्र निर्धारित होता है, राष्ट्र की एक परिभाषा तय होती है। और देश निकाला देते वक्त जब आपने राष्ट्र की जगह देश शब्द का प्रयोग कर दिया,
तो उस देश शब्द के कितने आयाम हो सकते हैं। देश जन्म स्थान हो सकता है, देश किसी का गांव हो सकता है, और राष्ट्र जो है वो एक राजनीतिक संकल्पना होती है। तो इस तरह से हम इसी तरह से आयाम पर पहुंचेंगे कि वंचितों का यह सदन मानता है कि दर्शन उनका नहीं है, तो हम वंचितों को परिभाषित करेंगे कि यह वंचित जो है वो एक ऐसे प्रकार के वंचित हैं जिनके पास राजनीतिक अधिकार रहे हैं, जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं रही हैं, और वो वंचना के दर्शन को परिपुष्ट करने वाले वंचित हैं, जिन्होंने वंचना के दर्शन को स्थापित किया। तो जब मैं ऐसा कहूंगा कि वंचना के दर्शन को स्थापित करने वाले राजनीतिक अधिकार संपन्न वंचितों का सदन है ये, जिनको सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वंचना मिली है या सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक वंचना मिली है, तो बाकी जो काउंटर है विपक्ष के पास वो कमजोर हो जाएंगे। और तब इसका एक अलग दिशा तय हो जाएगी कि क्योंकि ये तो अधिकार संपन्न वंचितों का सदन है, क्योंकि वंचना के भी तो बहुत सारे आयाम हैं। अब यहाँ पर आता है विपक्ष की भूमिका आती है कि वो किस हद तक इस परिभाषा की सीमा में बहस कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कह सकता है कि मैं ये नहीं मानता कि ये राजनीतिक वंचितों का सदन है। अगर वो ऐसा मानेगा तो उसे वंचित की परिभाषा में जाना पड़ेगा। तो वो ये तो मान मान के लेकिन वो ये जरूर कह सकता है कि ये सिर्फ राजनीतिक वंचितों का सदन नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक वंचना में कौन कौन से आयाम हो सकते हैं उनको ये जोड़ेगा। कि राजनीति में मान लीजिए आपकी जाति आ जाती है, आपकी लैंगिकता आ जाती है। लैंगिक आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए बिहार में अगर अभी इलेक्शन हो रहे हैं और 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो पुरुष तो आर्थिक रूप से वंचित रह गए ना। तो ये पुरुष तो राजनीतिक वंचना में आर्थिक वंचना के आयाम को अडॉप्ट करके बता सकते हैं कि हमें ये पैसे क्यों नहीं दिए गए। अब ये एक अलग विषय हो जाएगा कि बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति क्या है, या उनकी शैक्षणिक, जो जैसे कि आप में से किसी ने कहा था कि वो एक अलग आयाम है। लेकिन यहाँ पर जब मैं विषय डिकोड कर रहा हूं तो मेरे पास सदन में वंचितों का सदन परिभाषित है, लेकिन उसका कौन सा आयाम होगा वो परिभाषित करना पक्ष के पास एक तरह से एडवांटेज है। और ऐसे में वो विपक्ष की उन तमाम बिंदुओं को अपनी परिभाषा से फिक्स करने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो 100% सफल होगा, लेकिन उसका फलक विस्तृत हो सकता है कि वो दर्शन के उस आयाम को परिभाषित करे जो उसके पक्ष में जा रहा है, और वंचितों को भी केवल उस आयाम को परिभाषित करे जो उसके पक्ष में जा रहा है। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से जैसे देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी अवधारणाओं में अंतराल है, मैं उस अंतराल को लेकर के आऊंगा या उसको उजागर करने का प्रयास करूंगा डिकोड करते वक्त एक पक्ष में होने के नाते, कि देखिए विपक्ष के पास तो ये दावा है ही करने के लिए कि दर्शन जो है वो एक अभिजात्य अवधारणा है। मैं यहाँ पर पहले ही निर्धारित कर दूंगा कि मैं उस अभिजात्यता से विहीन हूं ही नहीं। मेरे पास वो अभिजात्यता रही है कि मैं दर्शन बना पाऊं, इसीलिए मैं वंचित हूं, क्योंकि मैंने डिफाइन किया है कि मैं वंचित हूं। और ये वंचना करने की परिभाषा मैंने केवल और केवल आर्थिक आधार पर की है कि हम आर्थिक आधार पर वंचित हैं, या हम सांस्कृतिक आधार पर वंचित, कोई भी एक आयाम चुन करके कि हम सिर्फ इस आधार पर वंचित हैं, और इसलिए हम ये मानते हैं कि दर्शन जो है वो हमारा है, क्योंकि हम राजनीति करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से विषय को रख सकते हैं, लेकिन डिकोड करने के तरीके मैं बता रहा हूं कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने डिकोड किया कि वंचितों का यह सदन यह मानता है कि दर्शन केवल और केवल वह है जो लोगों को देखने के लिए उपलब्ध होता है। अब ऐसे में दर्शन की परिभाषा को क्या चुनौती देंगे आप? क्या ये दर्शन नहीं है? दर्शन है ये। हाँ, आप विपक्ष होने के नाते आप दर्शन के इस आयाम को विस्तृत कर सकते हैं। संकुचित तो पक्ष ने जानबूझ के किया है ताकि वो बहस कर सके। तो आपके पास अपने आप ही एक बैलेंस दायरा बनता है ऐसे में जब आप आयाम में घुसते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत इसी तरह से की थी कि आयाम बहुत जरूरी है, मल्टीपल डायमेंशनल आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास कितनी दिशाएं हैं जाने के लिए, और कौन सी दिशा आपके लिए है, कौन सी दिशा में आप अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक तर्कशील बातें रख सकते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा जब आप विषय को परिभाषित कर रहे हैं। और इसमें भी ये सावधान हो कि आप ऐसे परिभाषित मत कीजिए कि वो इतना संकुचित हो जाए कि बहस ही ना हो। ये भी एक अलग तरह का है। तो एक मध्यम मार्ग की मुझे उस सबसे पहले, हाँ एक चीज और अच्छी ध्यान में आई, भूल जाता मैं, कि सबसे पहले आप जिस विषय को पक्ष में या विपक्ष में सोच रहे हैं
उस विषय के अपोजिशन में सोचना शुरू करिए। मान लीजिए कि मैं विपक्ष में हूं, तो मैं सबसे पहले ये सोचूं कि पक्ष में क्या क्या तर्क है, और उस हिसाब से मैं अपनी परिभाषा तय करूं। और अगर मैं विपक्ष में हूं तो मैं ये सोचूं कि पक्ष में क्या क्या तर्क है। तो वास्तव में मैं जब कह रहा था सबसे पहले शुरू में, आपको याद होगा कि वाद विवाद एक कला है, तो उस कला की बारीकी यही है कि एक कलाकार होने के नाते आप दूसरे कलाकार की अनुभूति को समझिए, कि आपके सामने जो वाद विवाद करने वाला व्यक्ति है वो किस आय की कोशिश करेगा कि उसका पक्ष मजबूत हो। तभी आप डिकोड जो है वो इस तरह से अच्छे से कर पाएंगे कि आपके पास उनके तर्कों का जवाब या उनके तर्कों का काट पहले ही है। और एक और बात ध्यान रखिए कि वंचितों के जिस तरह से आयाम है और दर्शन के जिस तरह से आयाम है, उस सब में महत्वपूर्ण हो जाता है सदन। कि सदन में हमने जो चीजें स्थापित की, उस स्थापना को स्थापित करने का अधिकारी कौन है। तो क्योंकि उस स्थापना को स्थापित करने का अधिकारी पक्ष है, तो इसीलिए भी पक्ष के पास ये अतिरिक्त एक तरह से उत्तरदायित्व कह लीजिए या अधिकार कह लीजिए, है कि वो उस आयाम को अपने पक्ष में आने वाले चीजों के अनुसार ही परिभाषित करेगा। और अगर मैं इसमें कह देता कि आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर मैं इसमें इसमें और स्पेसिफाई होता कि राजनीतिक वंचितों को, राजनीतिक अधिकारों अधिकारों से वंचित वंचितों का यह सदन है, तब आप क्या करते। तब भी आपके पास ये स्पेस होता कि राजनीति के आयाम में आप खोज सकें कि अस्मिता मूलक आचार विचार जो होते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपने नहीं पढ़ा है तब भी आप डिकोड कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है, पर आपको पढ़ना है, ये इसकी अपरिहार्य जरूरत है। तो मैं राजनीतिक रूप से वंचित लोगों के सदन में भी एक और आयाम ढूंढने की कोशिश तभी कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि राजनीति के कितने आयाम हैं। तो यहाँ पर सबसे मूल बात क्या साबित हुई इस विषय को डिकोड करते वक्त, कि हमें हर एक शब्द के आयाम को देखना है। सदन, जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा, लोकसभा, अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लोअर हाउस या अपर हाउस हम बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हर एक संदर्भ के साथ हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस स्थान, देश काल। हाँ, एक और चीज, देश काल बहुत जरूरी होता है किसी भी विषय को डिफाइन या डिकोड करने के लिए, कि वंचितों को अभी आप देश काल तय कर सकते हैं कि आप वंचितों को किस देश काल में रख करके परिभाषित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी के वंचितों का यह सदन बेंथम के साथ जब 1 मिनट दीजिएगा, मुझे इसका चार्ज खत्म हो गया है, और अब तब तक आप सवाल सोच लीजिए। अब ये बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? देश काल का विषय मैं और बारीकी से समझाऊंगा। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक कहा था कि विपक्ष ही मजबूत है, उन वो लोग अगर बताएं कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ चीजें कि कैसे मैं बारीकियों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पक्ष मजबूत हो सकता है, तो ज्यादा बेहतर होगा। बताइए, या अन्य लोग भी बता सकते हैं कि अब कैसा लग रहा है कि पक्ष बैलेंस है, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ पक्ष के पास भी है तर्क, या नहीं लग रहा, तो वो भी बता सकते हैं, तो मैं और कोशिश करूंगा चीजों को डिफाइन करने की। भैया एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि हाँ। अभी आपने कहा पक्ष के नेता ने इसको हम्म। राजनीतिक रूप से वंचितों का सदन बनाया और इसको संकुचित करना चाहा। क्या हम्म। जब विपक्ष का नेता आएगा परिभाषा हम्म। चुनौती दे करके इसको ब्रॉड नहीं कर सकता कि यहाँ पर तो कहीं स्पेसिफाई है ही नहीं है कि ये राजनीतिक रूप से वंचित है, यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भी आयाम को हमें कंसीडर करना चाहिए। क्या ठीक है, वो, परिभाषा चुनौती देके वो हाँ, हैंडल कर परिभाषा सकते हैं? चुनौती नहीं हो सकती यहाँ पर इस विषय के साथ, क्योंकि परिभाषा चुनौती के 4 या 5 बिंदु होते हैं कि आप किस किन बिंदुओं के आधार पर परिभाषा चुनौती दे रहे हैं। मतलब परिभाषा चुनौती की सबसे बेसिक चीज ये है कि आप परिभाषा चुनौती देते वक्त ये साबित करेंगे कि इस विषय पर कोई भी बहस हो ही नहीं सकती। और जब आप विपक्ष होने के नाते ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि इसे संकुचित कर दिया गया है, तो मैं पक्ष होने के नाते मेरे पास मौका रहेगा कि मैं आऊं और मैं समझाऊं कि यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष में कौन कौन से बिंदु हैं, उन पर मैंने पहले ही सोच लिया है, और मैं आके बताऊं कि राजनीतिक वंचितों के सदन में भी कौन कौन से आयाम पर बहस हो सकते हैं। तो ये जो आयाम मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए राजनीतिक वंचितों का यह सदन है और ये अस्मिता मूलक पहचान के आधार पर बहस करना चाहता है, और यहाँ पर अस्मिता मूलक पहचान के लिए पूरी पूरी पूरा का पूरा स्पेस था, पूरी पूरी जगह थी। तो यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने इस जगह को या इस स्पेस को नहीं पहचाना, और मुझे लगता है कि बहस हो सकती थी अस्मिता मूलक पहचान को लेकर के। तो ये साबित हो जाएगा कि पक्ष ने स्पेस छोड़ा हुआ था।
तो परिभाषा चुनौती को आप टोटोलॉजी, जो कि सार्वभौमिक सत्य के आधार पर होता है, स्क्यूरलिज्म होता है, और दो और बिंदु होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसमें से किसी एक कैटेगरी में रखकर आपको डिफाइन करना पड़ेगा परिभाषा चुनौती को, कि ये इस आधार पर परिभाषा चुनौती है कि ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सार्वभौमिक सत्य है कि राजनीतिक आयाम में कोई और आयाम नहीं जुड़ सकता, या कोई और स्पेस नहीं हो सकता? क्लियर हो रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? हम परिभाषा चुनौती के चार बिंदु हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर वही स्क्यूरलिज्म है, सार्वभौमिक सत्य है, टोटोलॉजी कहते हैं जिसे, और दो तीन बिंदु और होते हैं। तो उनमें से किसी एक में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। और राजनीतिक वंचना कहने के आधार पर स्पेस है यहाँ पर पूरा पूरा, या आप सांस्कृतिक आधार पर कह लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप स्टिक मत होइए कि राजनीतिक मैंने कहा है तो राजनीतिक ही हो सकता है, कोई भी एक आयाम हो सकता है कि आप वहां पर इसे रख सकते हैं, जिससे कि विपक्ष की मजबूती कमजोर हो सके। क्योंकि आप डिकोडिंग करने की प्रविधि समझना चाहते हैं, तो डिकोडिंग करने की ये तरीके हैं कि आप इसको किसी एक ऐसे कैटेगरी में रखिए जहां पर स्पेस हो। वही मैंने कहा कि आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि विपक्ष के पास इसमें भी क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। तो आपके पास पूरा पूरा एक तरह से अधिकार क्षेत्र रहेगा ये समझाने का कि ये परिभाषा चुनौती नहीं हो सकती है। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया, और हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि आपने एक ऑलरेडी डिफाइंड हाउस को और ज्यादा संकुचित करने की कोशिश की है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक अगर हाउस ओपन है, यह सदन मानता है, इस तरीके से अगर विशेष हो रहे होते, तब आप राजनीतिक आधार पे वंचितों या फिर सिर्फ वंचितों का करते तो समझ आता। लेकिन आपने ऑलरेडी एक सेमी क्लोज हाउस को पूर्ण क्लोज में ऐसे करने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए वो, अगर मैंने मान लीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि वंचितों का यह सदन है, और हम मानते हैं कि हमारे पास केवल और केवल तमाम सारे अधिकार थे, बस केवल और केवल आर्थिक आधार नहीं मिले हमें, तो तब क्या ये मैं संकुचित कर रहा हूँ? नहीं भैया, मतलब कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, पर ठीक है, एग्जैक्टली यही बिंदु था कि अगर, वो मैंने समझाने के बिंदु से कहा था कि आप आयाम को दिमाग में रख करके किसी एक आयाम को चुन सकते हैं कि कौन सी दिशा में आपके लिए बहस करना संभव है। अगर आपको लगता है कि ये विषय जो है वो इस पक्ष की तरफ झुका हुआ है, तो डिकोड करने के तरीके, मतलब विषय को तोड़ने के एक जो स्टैंडर्ड तरीके जो आपने आप लोगों को पता है वो एक स्टैंडर्ड तरीके हैं। लेकिन एक कलाकार की तरह आप विषय को कैसे आकार दे सकते हैं कि इस विषय में ये स्पेस था और इसे मैंने संकुचित करके अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, या अपने पक्ष को मजबूती से, क्योंकि एक वाद विवाद करता होने के नाते आपका अंतिम दायित्व ये है कि उचित तरीके से, उचित मान्यताओं के तरीके से, उचित तर्कों के तरीके से आप अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ या साबित करने की कोशिश करें कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, और इसके अलावा कोई अंतिम सत्य नहीं हो सकता है। डिकोड करने का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि डिकोड करते वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना है, और ये तय करना है कि आपका पक्ष ही सबसे अधिक मजबूत है। तो ये उस विषय के लिए भी अच्छा होगा। और मान लीजिए इस, और एक बड़ा फलक देता हूं कि आप यूनाइटेड नेशन में अपने भारत के लिए कोई बात रख रहे हैं, और आप इसको एक तरह से परिभाषित करके भारत के हितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, या आप अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बहस कर रहे हैं, तो वाद विवाद करने का जो पूरा पूरा दायित्व है वो आपके ऊपर यही है कि आप जिसके प्रवक्ता हैं, उस प्रवक्ता होने के नाते उस सिद्धांत को, उस प्रविधि को, उस तर्क को, उस दर्शन को स्थापित करें। तो उस दर्शन को स्थापित करने के लिए आपको दर्शन की सीमाएं अगर परिभाषित करनी पड़ रही हैं, आपको उस दर्शन के आयाम तय करने पड़ रहे हैं, तो वो आप करें। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको जानकारी होगी, जब आपका अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत होगा। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये था। तो देश काल के बिंदु पे आते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, या फिर किसी और का कोई और सवाल है तो वो भी पूछ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं देश काल पर। ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे अभी संक्षिप्त में करें इसको। ठीक है, तो आप मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे विषय को तोड़ा जाता है। और एक और सावधानी बरतिएगा कि जैसे मैंने बताया है
वैसे ही स्टिक नहीं होना है कि मैंने राजनीतिक बोला कि राजनीतिक ही कर सकते हैं। आप मल्टीपल डायमेंशनल सोच सकते हैं। शैक्षणिक रूप से वंचितों का ये सदन है। मैंने बिहार का एग्जांपल दिया कि आप मताधिकार से वंचितों का सदन हो सकते हैं। आप राजनीतिक रेवड़ियों को मिलते समय रेवड़ी ना पाने वाले वंचित हो सकते हैं। तो इसमें कोई नैतिक अनैतिक चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जिस दर्शन को परिभाषित कर रहे हैं वो दर्शन आपकी बात को स्थापित कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर शुरुआत बिंदु पे आ जाइए कि द वे यू आर गोइंग टू कन्विंस। तो आपको किसी को कन्विंस करना है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, विपक्ष में जो बातें हो रही हैं वो सही नहीं है, या आप विपक्ष में हैं तो आप कह रहे हैं कि पक्ष में जो बातें हो रही हैं वो सही नहीं है। तो डिकोड करने का मूल सिद्धांत ये होता है। अब आते हैं कि दूसरे विषय पर, अगर आप इस विषय में और कुछ समझना चाहते हैं, दर्शन पे मैंने उतना ज्यादा समय नहीं दिया क्योंकि दर्शन एक बहुत ज्यादा वास्ट विषय है। लेकिन मोटा मोटी वही है कि जो आपकी प्रारंभिक लाइनें हैं एक किसी भी विषय के शुरुआती जो बिंदु हैं, वंचित, सदन, मानता है या नहीं मानता है, ये सारे बिंदु उनको आपको दर्शन के साथ अटैच करना है कि आप उस हिसाब से दर्शन को कैटेगराइज करिए कि दर्शन तो वो भी है जो एक रिक्शा वाला देता है, उसकी जीवन शैली बताता है। और हाँ सॉरी, दर्शन की एक चीज मैं बता देता हूँ कि दर्शन की एक चीज बहुत खास है, और वो ये कि दर्शन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक है पश्चिमी आयाम जो उसे सार्वभौमिक मान्यता है, सार्वभौमिक मानता है कि दर्शन सार्वभौमिक होता है। इमैनुअल कांट को अगर आप पढ़ेंगे, या फिर रूसो को, या फिर जो इस तरह की मान्यता वाले लोग हैं कि नैतिकता का एक आयाम निश्चित है, वो सबके लिए अच्छा होता है, अच्छा है तो, और सबके लिए बुरा होता है, बुरा है तो वो एक आयाम मानता है कि सार्वभौमिकता है दर्शन में। लेकिन भारतीय प्रणाली ऐसा नहीं मानती है। भारतीय प्रणाली मानती है कि अनुभव के आधार पर जो आपको सत्य आभासित हुआ है वही दर्शन है। तो भारतीय दर्शन जो है वो अनुभव आधारित दर्शन है। वो ये परिभाषित करने में या तय करने में आपको मदद देगा कि आप वंचित होने के नाते अपना सत्य तय कर सकते हैं कि एक वंचित होने के नाते आपका क्या सत्य है। तो आप इसमें भी इस दर्शन के साथ भी मतलब जब आप इस दर्शन को परिभाषित कर रहे हैं तो आप उसमें भी आयाम को बिना शब्द दिए, क्योंकि शब्द दे रहा हूं तो आप उस शब्द को पकड़ ले रहे हैं, लेकिन बिना शब्द दिए भी अपनी परिभाषाएं इस तरह से तय कर सकते हैं कि आप भारतीय दर्शन की परंपरा में ही बात कर रहे हो, है ना, या आप दोनों दर्शनों के बीच की स्थिति के बारे में बात कर रहे हो, या आप व्यक्तिगत दर्शन अपना बना रहे हो वहां पर जिसके पीछे तर्क हो। उदाहरण के लिए मैं भाषाविद होने के नाते ये तर्क बना सकता हूँ भाषा विज्ञान के आधार पर कि शब्दों के अर्थ अलग अलग देश काल में तय होते हैं, और उन अर्थों को तय करने वाली शक्तियां होती हैं। वो शक्तियां राजनीतिक हो सकती हैं, वो शक्तियां आर्थिक हो सकती हैं, वो शक्तियां शैक्षणिक हो सकती हैं, और वो शक्तियां नवोन्मेष से आधारित भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर शब्द भारत में कंप्यूटर ही रहेगा क्योंकि उसका वो ब्रिटिशर्स ने किया या अमेरिकन ने किया, और उनकी भाषा के शब्द जो है वो हमने हूबहू ले लिया क्योंकि उसे बनाने वाले लोग अमेरिकी थे और वो अमेरिकी शक्ति से तय हुआ। अगर मैं सिर्फ संगणक कहता हूँ इसका अनुवाद करते हुए, तो संगणक में गणना की अनुभूति होती है, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ गणना नहीं कर रहा है। तो मैं भाषा विज्ञान के आधार पर चीजों को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, और आप अपने विषय के आधार पर चीजों को उस तर्क के साथ, जैसे मान लीजिए नोबेल पुरस्कार मिला अभी किसी भी क्षेत्र कर लीजिए, अर्थ का क्षेत्र कर लीजिए, वो ज्यादा सटीक बैठ रहा है यहाँ पर। तो आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कि उन्होंने कहा उसको कि रचनात्मक विध्वंस। तो रचनात्मक विध्वंस डिकंस्ट्रक्टिव, उन्होंने उसको डिकंस्ट्रक्टिव एक तरह से मेथोडोलॉजी, शब्द याद नहीं आ रहा लेकिन हिंदी अनुवाद याद है मुझे उसका। तो रचनात्मक विध्वंस प्रणाली की किसी भी नई चीज को आने के लिए पुरानी जो प्रणालियां हैं उनमें बदलाव करने पड़ते हैं। ये एक आर्थिक आयाम होगा। अब इसी आर्थिक आयाम को मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में लेके जा रहा हूँ, बैंथम के युग में लेके जा रहा हूँ, जहां पर मशीनों पर हैविली इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्या वहां पर यह सिद्धांत माना जाएगा? तो वहां पर यह सिद्धांत, हाँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यस। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत को अगर मैं 400 साल 500 साल पहले आर्थिक प्रणाली में लेके गया, और जैसा कि हमारा दूसरा विषय है बैंथम का, कि
बैंथम मान रहे हैं कि बैंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का विचार एक काल्पनिक विचार है, जिसका आविष्कार आविष्कार क्रांतिकारियों ने वास्तविक कानूनों की शून्यता दिखाने के लिए किया था, जो कानून के फल और केवल कानून के परिणाम थे। बैंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकार एक भ्रांति है, और विषय है वर्तमान प्रगतिशील लोगों का यह सदन बैंथम के इस कथन का समर्थन करता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। बैंथम व्यक्ति के तौर पर आप सबसे पहले जब भी ऐसा विषय हो तो उस व्यक्ति की उस राजनीतिक यात्रा पर जाना बहुत जरूरी है कि बैंथम ऐसा क्यों मानता था, उसके पीछे उसका जीवन शैली का कारण रहा होगा। तो बैंथम के बारे में अगर आप सोचें तो जितना मुझे याद है, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन बैंथम एक बहुत ही एलिट फैमिली से आता हुआ एक दार्शनिक था। और साहित्य में जो भी लोग साहित्य के हैं उन्हें पता होगा कि साहित्य में एक प्रणाली होती है कि हम रचनाकार के माध्यम से रचना को समझने की कोशिश करते हैं। और रचनाकार के माध्यम से जब हम रचना को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम उसकी देश काल में जाते हैं कि उस समय की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, उस समय की आर्थिक स्थितियां क्या थी, और उनका परिणाम उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर कैसे पड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय परिदृश्य में 2014 से पहले की राजनीतिक डिस्कोर्स की स्थिति और 2014 के बाद के राजनीतिक डिस्कोर्स की स्थिति। तो जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन के अनुसार बुद्धिजीवियों के मान्यताओं में भी परिवर्तन होता है। और वो आप एक आम धारणा में ऐसा कह दिया जाता है कि इसने पाला बदल लिया, पर पाला ना बदलने वाले लोगों के ऊपर भी इस तरह का दबाव होता है कि वो अपनी मान्यताओं में सत्ता समर्थित या उसकी जो हायर लिमिट है उसकी दायरे में बात करें। उदाहरण के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे लगता है कि वाद विवाद से संबंधित लोग ही हैं, तो हम इस तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं कि राम साहित्य। तो राम की मान्यताएं या राम को ईश्वर ना मानने की मान्यताओं का जो बल था, उस बल का ह्रास क्यों हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि जो ऐसा लोग नहीं मानते थे उन्होंने एकाएक मानना शुरू कर दिया, बल्कि उसका ह्रास इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक सत्ता ने उसे प्रश्रय दिया कि ऐसी मान्यताओं को ही हम राजनीतिक सत्ता के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप एक प्रोफेसर हैं और सब पे ये दबाव होता है, हम एक बहुत ही उदार लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर भी ये दबाव जरूर होता है। कहने की बात होती है सिर्फ कि मैं सत्ता के विपक्ष में हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी सत्ता के माध्यम से ही संचालित हो रहे होते हैं। तो एक स्पेस तय कर दिया जाता है कि इतने स्पेस में बात करनी है। ठीक उसी तरह से इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात 16वीं शताब्दी में कर पाना मुश्किल होता, क्योंकि वहां पर औद्योगिक घराने थे जो राजतंत्र की तरह ही थे, जिनका एकाधिकार था, और वहां पे स्टार्टअप जैसी संस्कृति नहीं पनप सकती थी, क्योंकि जिसके पास राजसत्ता का उपभोग करने की क्षमता होगी, जिसके पास राजसत्ता से निकटता होगी, जिसके पास राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, भारत में व्यापार करने का अधिकार रानी से प्राप्त कर लिया होगा, या जिन लोग सिर्फ वही व्यापार करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं मानेंगे कि हमें अपनी मशीन को तोड़ देना है या एक नई नई चीज लाने का प्रयास करना है, क्योंकि वो सत्ता में है, तो बदलाव वो क्यों लाएंगे। तो इसको आप बैंथम के जीवन शैली से समझिए कि बैंथम ऐसा क्यों कह रहा है और इसको विषय में कैसे इस्तेमाल करना है। विषय में कैसे इस्तेमाल होगा ये, तो विषय में जब मैं कह रहा हूं कि वर्तमान प्रगतिशील लोगों का यह सदन है, बैंथम के इस कथन का समर्थन करता है। तो कथन में क्या शब्द है? प्राकृतिक अधिकार। सबसे पहले आप डिफाइन करिए प्राकृतिक अधिकार क्या है। और प्राकृतिक अधिकार, अब आप याद करिए कि शुरुआत कैसे हुई थी। प्राकृतिक अधिकार क्या है ये परिभाषित करना आपके क्षेत्र में है, उसका कौन सा आयाम आप परिभाषित कर रहे हैं। कल्पना क्या है? काल्पनिक विचार बोला है। आविष्कार क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी कौन होता है? वास्तविक कानूनों की शून्यता। अब ये वास्तविक कानून 1700 से 1800, मतलब उसका जो समय काल रहा है बैंथम का, वो दौर रहा है इंग्लैंड के लिए, जहां पर इंग्लैंड में लोकतांत्रिक मान्यताएं शायद शुरू हुई थी। कोई राजनीतिक विज्ञान का होगा तो ज्यादा सटीक मुझे कर पाएगा कि वो दौर था शायद कि जहां पर इंग्लैंड में परिवर्तन हो रहे थे इस तरह के कि वहां पर लीगैलिटी में ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हुआ था। तो बैंथम एक एलीट था जो
राज्य सत्ता के सुखों को राजसत्ता के सुखों को देख रहा था, और साथ ही अपनी चेतना में ये पा रहा था कि जो पुरानी मान्यताएं, ये पुरानी नैतिकता है, वो धूमिल हो रही है, और लोकतंत्र की मान्यता उजागर हो रही है। तो उसने लोकतंत्र की मान्यता को उजागर करने वाले न्याय सिद्धांत रखे कि अधिकतम लोगों तक अधिकतम सुख, और इसी का काट आया। इसको अगर मैं बोलूं कि उपयोगितावाद शायद कहते हैं इस पूरे प्रणाली को। और उपयोगितावाद का बहुत बड़ा काउंटर आया इमैनुअल कांट की तरफ से ही। डोंटोलॉजी शायद कहते हैं, कर्तव्य आधारित नैतिकता उन्होंने परिभाषित किया कि अगर कुछ चीज सत्य है तो सबके लिए सत्य है, और अगर कोई चीज सत्य नहीं है तो सबके लिए सत्य नहीं है। तो अब बेंथम की थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि बेंथम का देशकाल क्या था, और उसके हिसाब से आप परिभाषित करिए कि उनके समय के वास्तविक कानून क्या थे। और अब आप अपने विषय पर आइए कि वर्तमान प्रगतिशील लोगों का यह सदन। तो आप मोटा मोटा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहाँ पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ बेंथम के व्यक्तित्व पर। और बेंथम के व्यक्तित्व से उपयोगितावाद जो निकला है, उस उपयोगितावाद का काउंटर कहाँ पर है, आपको पास कौन से दर्शन में है? तो उपयोगितावाद का काउंटर है डोंटोलॉजी, कर्तव्य आधारित। मतलब कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि 50 लोग हैं, और 50 के 50 लोग चाहते हैं कि देश में महिलाओं को लोकतांत्रिक अधिकार ना दिया जाए। ठीक है। और नैतिक मान्यता या लोकतांत्रिक मान्यता यह कहती है कि हर एक इंडिविजुअल को अधिकार होने चाहिए। तो जो इनका बेंथम का जो प्राकृतिक सिद्धांत है, जो उसका काउंटर कर रहे हैं, वो उसका काउंटर इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर 50 लोग चाहते हैं ना कि महिलाओं को अधिकार ना मिले, तो ये सही है बेंथम के लॉजिक के हिसाब से। लेकिन वहीं पर इमैनुअल कांट आते हैं, और ये उपयोगितावाद है कि अधिकतम सुख की प्राप्ति, क्योंकि वो 16वीं शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी थी, और वहां पे सुखवाद, हर चीज का जो आधार था वो हाँ सुखवाद ही था। हम्म, हाँ, हर चीज का आधार सुखवाद था कि सुख की भूमिका में आप उसको नापते थे। तो क्या वर्तमान प्रगतिशील भी सुख के आधार पर उस चीज को नापते हैं? तो वर्तमान प्रगतिशील लोगों के पास तो मनोविज्ञान आ चुका है, जो कि बैंथम के पास नहीं था। वर्तमान प्रगतिशील लोगों के पास आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की व्यक्तिगत प्रणाली आ चुकी है, जो बैंथम के पास नहीं थे। तो यहाँ पर आपको बैंथम के जीवन शैली की जो कमियां हैं ना, उन्हीं से तर्क बनाने हैं, या फिर उन्हीं को तर्क बनाने हैं अगर आप दूसरे पक्ष में हैं तो कुल मिलाकर इस विषय को डिकोड करते वक्त आपको जो संदर्भ दिया हुआ है, उस संदर्भ में जो शब्द, हाँ, क्रांतिकारी कौन होता है? तो क्रांतिकारी के भी दो आयाम हो सकते हैं। भगत सिंह की क्रांतिकारिता भारतीयों के लिए क्रांतिकारिता थी, पर क्या इंग्लैंड निवासियों के लिए वो क्रांतिकारिता थी? ये एक सवाल है। और एक भारतीय के रूप में मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि ये अंग्रेज लोगों की क्रांतिकारिता की परिभाषा से मैं इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल भी नहीं रखता। लेकिन दर्शन के विचार विमर्श के बिंदु के आधार पर हम एक एकेडमिक डिस्कोर्स में ये बात तो कर सकते हैं कि इसका एक आयाम ऐसा है। तो क्रांति क्या है? तो क्रांति शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब बदलाव होता है। मोटी मोटी संक्रांत हम इसलिए प्रयोग करते हैं। जब आप मकर संक्रांति बनाते हैं तो उसका अर्थ भी यही होता है कि आप बदलाव की प्रक्रिया में आप आगे जा रहे हैं। उस दिन से थोड़ी सी ठंडक जो है वो कम होगी या फसल आ रही, तो खैर ये एक अलग विषयांतर हो जाएगा। तो क्रांतिकारी वो, बैंथम जब कह रहा है क्रांतिकारी, तो बैंथम इसी संदर्भ में क्रांतिकारी कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये आप परिभाषित कर सकते हैं। और वास्तविक कानून की शून्यता, शून्यता भी अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है। लेकिन यहाँ पर एक मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करूंगा। वैसे जो अंग्रेजी का शब्द है ना, इनका कानून का फल, ये उसको इस तरह से होगा कि परिणाम, एक तरह से कि किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट क्या होते हैं। तो जो परिणाम होता है, वो कानून का परिणाम बेंथम के देश काल में किन सत्ताओं को, किन शक्तियों को लाभ पहुंचा रहा था। और आज जब प्रगतिशील लोग ये बहस कर रहे हैं, तो उनके समय की राजनीतिक सत्ता में आम लोगों की या लोक की भूमिका, जो फोक है। अब यहाँ पर फोक और
सिटीजन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मतलब नागरिक और लोक दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि वो फोक के बारे में सोचता है, वो समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के बारे में सोचता है। लेकिन चाइना का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है वो सिटीजन के बारे में सोचता है, वो सिटीजनशिप देता है लोगों को। तो इसीलिए हमारे यहाँ का जो दर्शन होगा लोकतंत्र को डिफाइन करने का वो अलग होगा। तो बैंथम के यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सुधार हो रहे हैं, उन लोकतांत्रिक सुधारों में उसके देश काल की शक्तियों का और आज के प्रगतिशील लोगों की देश काल में आज की शक्तियों का क्या प्रभाव है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ अभिनव, आप सवाल पूछना चाहते हैं शायद कुछ। भैया मैं ये कह रहा था कि अभी अभी आपने जो कहा कि नागरिक और जो दूसरी बात बताई आपने लोक। फोक्स के बारे में, लोग, ये नहीं समझ में आया भैया, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते एक बार। हाँ ठीक है, जरूर मैं कर देता हूँ। देखिए, नागरिक एक राजनीतिक संकल्पना है, और वही प्राकृतिक वाली बात आ गई। और लोक एक, मैं पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं कहूंगा, पर हाँ कच्ची अवधारणा है एक तरह से। राष्ट्र राज्य की अवधारणा से पहले की अवधारणा है, वो हमारी आदिम अवधारणा है, जहां पर लोक तब परिभाषित होता है जहां पर एक कुटुंब की अवधारणा हो। यानी कि जैसे कि अगर मैं इसे अपने मैथिली गीतों के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मैथिली गीतों में जो राम है वो उत्तर प्रदेश के लोक में जो राम है उससे अलग है, या फिर तमिलनाडु के जो राम है वो कर्नाटका के राम से अलग हो सकते हैं। सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पर राम नहीं, यहाँ पे हनुमान। कर्नाटका के जो हनुमान है वो उत्तर प्रदेश के हनुमान से अलग होंगे। अब इसको इसका एग्जाम्पल से आप इसे समझिए कि कर्नाटक में जो मान्यताएं थी एक समूह की, कि 10 लोगों का एक समूह था, हनुमान के प्रति उनकी आस्था, उनकी चेतना, उनका अवचेतन मन भी और चेतन मन भी, मतलब कि वो अपने आसपास की चीजों को कैसे परिभाषित करते हैं वो भी, और वो सपने कैसे देखते हैं वो भी, दोनों की दोनों बहुत अधिक तौर पर संगठित है, साझा है। लेकिन नागरिक के तौर पर जब मैं बात करता हूँ तो एक मैथिली भाषी होने के साथ साथ कन्नड़ा भाषी भी मेरा नागरिक है। लेकिन कन्नड़ा भाषी मैथिली भाषी का लोक नहीं है। मैथिली भाषी का लोक सिर्फ मैथिली भाषी ही हो सकता है, क्योंकि उसके साझे सांस्कृतिक संबंध हैं जो भाषा के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो उसकी मान्यताओं के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो उसकी परंपरा के चेतना के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ये मोटे तौर पर आप इसको समझिए। वैसे लोक और सिटीजन में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि राजनीतिक अवधारणा है और लोक एक प्राकृतिक अवधारणा के तौर पर हमारे सामने है। तो ये चीज है। और कुछ इसका मतलब जो मैंने बताया उसके अलावा इसमें भी कोई चीज आई हो तो आप उसका एक्सटेंड कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ और भी निकल के आ जाए। ठीक है, तो हम लोग थे बैंथम पर, कि बैंथम के समय में ये संक्रमण चल रहा था कि लोग धीरे धीरे सिटीजन बन रहा था, और इसीलिए उसकी अवधारणा इस तरह से थी। ये आप अगर साबित करने में सफल होते हैं तो दूसरा पक्ष आपका मजबूत हो जाता है। और इसी का वाइस वर्सा उल्टा है, कि आप कह सकते हैं कि बैंथम के अनुसार, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, और बैंथम के अनुसार बात करने के लिए ये चीजें हैं, और प्रगतिशील होने के बावजूद भी बैंथम की दार्शनिक अवधारणाओं के इस अंश के आधार पर ही, क्योंकि अगर मैं इसका और विस्तार करूं तो जितना मुझे याद आता है तो बैंथम ही शायद वो मनुष्य है या वो दार्शनिक है जिसने अपने समय से बहुत पहले होमोसेक्सुअलिटी के राइट्स की भी बात की थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब, विषयों को डिकोड करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर का ये सदन होता तो डॉक्टर अंबेडकर के देश काल में आपको जाना पड़ता कि उस देश काल में उनकी मान्यताएं क्यों बनी। तो मोटे तौर पर दोनों विषय के साथ जो अलग अलग आयाम मैंने बताया आपको डिकोड करने के लिए, तो एज अ डिबेटर या एज अ वाद विवाद आयोजक भी के तौर पर भी, और एक वाद विवाद करने वाले व्यक्ति के तौर पर भी, आपको इन 3-4 संदर्भों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि देशकाल क्या है, उसका सांस्कृतिक आधार क्या रहा था, और मैं आज किस देश काल में बात कर रहा हूँ। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये आपको अपने आप ही दार्शनिक चेतना की तरफ लेके जाती हैं, और आप उन आयामों को छू पाने में सफल होते हैं। वैसे छूने के लिए, क्योंकि मैंने जब मेरी सौरभ से बात हुई तब भी मैंने कहा था कि
हो सकता है कि जिन आयामों को मैंने इतनी आसानी से छूने की कोशिश की है वो इसलिए इतने आसान हुए क्योंकि उसके पीछे 10 साल या 12 साल का अध्ययन है। तो आपका भी जो 12वीं तक का अध्ययन है, मान लीजिए आप नए बच्चे हैं, से आप निकाल के लेके आइए चीजें कि उनमें आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो हमेशा अपने अध्ययन क्षेत्र के जो आयाम हैं उनमें से आप तर्क निकाल सकते हैं। ये एक मोटी बात है कि उनमें से कौन से आयाम निकल के आपके लिए आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे आयाम निकालेंगे जो आयाम आपने कहीं से सुने हैं या जो आयाम आपने एक या दो बार पढ़े हैं, तो आप उसमें कमजोर होंगे क्योंकि आप उसके दोहराए जाने के अभ्यास को नहीं जानते हैं। लेकिन जो जानकारी आपको पहले से है, यदि मैं 12वीं तक राजनीति विज्ञान पढ़ के आया हूँ, उसमें मुझे वैश्विक अवधारणाओं के बारे में जितनी जानकारी है उसका मैं इस्तेमाल करके अगर अपने विषय को विवेचित कर रहा हूँ, तो इसकी अधिक संभावना है कि मैं अपने बात को अधिक बेहतरी से समझ में या अधिक बेहतरी से स्थापित कर पाऊँ। ये डिकोड करते वक्त आपको दो तीन मूल सिद्धांत याद रखने हैं कि सार्वजनिक मंच का मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपने बात से कन्विंस कर रहे हैं, उसे ये समझाने रहे हैं कि आपका जो बोध का स्तर है वो बोध का स्तर मेरे बोध के स्तर से कम है, और ये देखिए मैं ये बोध लेकर के आया हूँ। और दूसरी बात कि जो जानकारी आपके पास है उस जानकारी को हमेशा बढ़ाते रहिए, तो बढ़ाने रहने से आयाम बढ़ता रहेगा। तो ये दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जो आपको किसी भी विषय को डिकोड करने में लाभ पहुंचाएगी। और एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहता है, हमेशा बोलता हूं मैं कि क्योंकि हम लोग हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूपांतरण खोजने का प्रयास करिए। इससे में आपको जानकारी बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब मेरे जानकारी का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो इसी आदत की वजह से आया है कि जब भी मैं कोई नया कॉन्सेप्ट सुनता हूँ तो उस अवधारणा के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि इसका देसी वर्जन या इसका जो रूपक है हमारे परंपरा में कहाँ होगा। इससे आप दो संस्कृतियों की परंपरा का तुलनात्मक अध्ययन अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो ये एक मोटी बात है जो मुझे लगता है कि दोनों विषयों के साथ एक अच्छी जानकारी साझा हुई। और अब आपके 10 मिनट और रखते हैं बस हम, कि 10 मिनट में हम इसको रैप अप करेंगे कि इसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम कर सकूं, है ना। आप लोग के सवाल कुछ होंगे या आप लोग की तरफ से कुछ होगा तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इतनी चीजें थी। ठीक है। नहीं है कोई सवाल? लगता है अच्छे से मैंने समझाया है या फिर आप लोग समझ में नहीं आया? भैया एक मेरा सवाल है, बट वो डिबेट के मतलब पर्सपेक्टिव से, टॉपिक के पर्सपेक्टिव से हट के डिबेट से। हाँ हाँ हाँ, कोई तो बात नहीं, पूछिए आप। भैया जैसे कि एक वक्ता है, हमारा ओपोजिशन का वक्ता, चाहे वो पक्ष का विपक्ष का, वो कुछ अपने वक्तव्य में कुछ फैक्चुअल फैलेसी लेकर के आता है, कुछ फैक्ट हम्म। के गलत ले आता है, या कुछ ऐसा हमें लगता है कि हमारे से अगेंस्ट जा रहा है। तो उसको क्या डायरेक्ट बोल दें कि आपका वक्तव्य गलत था, या किस हिसाब से उसको काउंटर करें वहां पर? हाँ, आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको सही पता है, पहला सवाल। और अगर आपको सही पता है तो आप सीधे जाइए और कहिए कि ये गलत था और ये सही था, बस बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन दूसरा केस कि आपको लग तो रहा है कि ये गलत है पर आपको ये नहीं पता है कि क्या इस सही क्या होगा, तो आपको रेखांकित करवाने पर हो सकता है कि इसके उतने अंक ना मिले कि आपने रेखांकित तो करवा दिया पर सही क्या था। तो बहस में वही है कि कन्विंस आपने तो नहीं किया ना, आपने तर्क तो दिया ही नहीं। अब मैं अगर बोल दूं कि गोपाल, उदाहरण के लिए, कि गोपाल गलत बोल रहा है, तो सही क्या बोल रहा था, मतलब गोपाल ने गलत बोला तो सही क्या था, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप गलत बता रहे हैं तो सही चीजें बता के जाइए। और अगर आपको पता है तो सीधे जाकर कहिए कि ये फैक्ट गलत था और सही ये था, सीधा बात खत्म। ठीक है, धन्यवाद भैया। और भी जनरल क्वेश्चन भी अगर आपको बातचीत की तरह कुछ करना हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे कामों में, सब लोग। भैया मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम्म। पूछे पंकज जी। भैया जैसे, हाँ हाँ, आपने जैसा सदन डिफाइन करने के विषय में आपने आरंभिक समय में बतलाया था, तो हम्म। मेरा प्रश्न उस संदर्भ में ये है हम्म। कि अगर पक्ष
पक्ष के पहले वक्ता आकर के सदन को बहुत ही ज्यादा संकुचित करके जाते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पहले भी एक भैया से पूछ रखा था कि अगर मोशन ऐसा है कि आ, महेंद्र सिंह धोनी के फैन, जबरा फैन के मन का या सदन का मत है कि धोनी को आईपीएल क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए। मतलब हाँ, ये सदन बनाया गया है धोनी के एक ऐसे फैन का के मन का जो ये चाहता है कि बिल्कुल भी धोनी संन्यास ना ले वो, और वो खेलता रहे। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष आकर के क्या सदन को चुनौती दे सकता है, या उसे भी परिभाषा चुनौती के अंतर्गत ही आकर के उस प्रक्रिया के मतलब अधीन आकर के करना पड़ेगा? नहीं, उसे भी परिभाषा चुनौती की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आकर के कहना पड़ेगा कि ये एक असंभव सा सदन है। क्योंकि आप मान लीजिए कौन सी कैटेगरी में आएगा ये, शायद ये एक एक और इसको रिलेशन से अलग एक और तर्क होता है जिसके मतलब उसका नाम मुझे नहीं पता, पर उसकी मान्यता ये है कि आप वहां पर ये साबित करते हैं उस परिभाषा चुनौती में कि आपने आपने एक ऐसा सदन बनाया है जहां पर किसी भी स्थिति में ये मान्यता स्थापित ही नहीं हो सकती है कि धोनी को खेल छोड़ना चाहिए। क्योंकि धोनी के अस्मिता का पहचान मतलब फैन होने का कारण यही है। तो लेकिन इसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये स्टोरलिज्म में आता है या टोटोलॉजी में आता है या और भी दो तीन आयाम है परिभाषा चुनौती के, इसमें से किस कैटेगरी में ये फॉल होता है। अगर आपने वो कैटेगरी फॉल करवा के नहीं इसको स्थापित करवाया, तो अगर मैं पक्ष में रहूंगा तो मैं दूसरी बहस में आकर के ये कहूंगा कि यहाँ पर ये बहस हो सकती थी कि क्योंकि ये ऐसे फैन का सदन है जो उसके खेल खेल को देख करके फैन बना है, और दिन ब दिन उसका खेल खराब होता जा रहा है। और ये देखते हुए मेरे पास जो है वो फैन बने रहने के लिए या उसे उसी रूप में मतलब अपने आदर्श को आदर्श रूप में बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि मैं उसे आदर्श छवियों के साथ संयोजित करूं। उदाहरण के लिए यदि मेरे मन में उसका T20 विश्व कप जिताने की छवि है जिसकी वजह से मैं उसका फैन हुआ था, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो अपना अंतिम आईपीएल हारते हुए मेरे मन में अपनी छवि बनाए। तो मतलब ये स्पेस वो क्रिएट कर सकता है अगर आपने इसको परिभाषा चुनौती की डेफिनेशन में कैटेगराइज नहीं किया तो, है ना। तो बहस होने की गुंजाइश हर जगह होती है। ठीक है। जी, क्या किसी अन्य का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लें। भैया बस एडजुडिकेशन के बारे में कुछ बता देते तो। देखिए वही बात है कि जैसे वाद विवाद के बारे में आप लोगों को आयामों को ध्यान रखना है, वैसे ही जब आप एजुकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज ये रखनी है, सबसे पहला सिद्धांत कि आप शून्य में से शुरू कर रहे हैं। आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता है, आपकी कोई मान्यताएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। और दूसरा, आपके लिखने की गति इतनी अच्छी जरूर होनी चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण तर्क किसी का छूट ना गया हो किसी वक्ता का। ये एक तरह से प्रविधिगत विशेषता थी। दूसरी प्रणालीगत विशेषता में ये जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आयोजन समिति है जो आयोजन करवा रही है, जैसे कि मैं जब केएमसी में था तो सबसे पहले मैंने यही शुरुआत की थी कि एक रूल बुक डिफाइन कर दी थी, और उस रूल बुक में एजुकेशन करने की डेफिनेशन भी आप डिफाइन कर दीजिए कि देखिए हम इस आधार पर निर्णय कर रहे हैं, और निर्णय करने की या परिभाषा चुनौती की ये आधार होंगे, ताकि क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि वाद विवाद की इजाद हमने मानवीय मानव समाज में वाद विवाद की इजाद इसलिए किया था कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें, और इसलिए हम मान कर चलते हैं। तो ठीक इसी तरह से वाद विवाद का जो आयोजन करता है वो ये आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ये मानकर चले कि जो आयोजन में जज करने के लिए आ रहा है उसे वो जजमेंट देना भी सिखा रहा है, चाहे वो कितना भी 50 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, और उसे उन्हीं नियमों के आधार पर अपना जजमेंट देना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जजमेंट देने का वो यही है कि आप बिल्कुल शून्य होकर के सुनिए, और सुनते वक्त ये ध्यान रखिए कि जैसे उन्होंने सवाल पूछा था कि कोई तर्क अगर गलत दिया जा रहा है तो उसका काउंटर में सही बताया गया है तो मार्किंग देनी है।
नहीं बताया गया है तो मार्किंग नहीं देनी है। अगर काउंटर में चुनौती नहीं दी गई है तो आप उसको एग्जिस्टेंस मान सकते हैं कि ये तर्क एग्जिस्ट रह गया। और इसमें बदला बदला नहीं होता है कि एक तर्क आया दूसरा तर्क कट गया, एक तर्क आया दूसरा तर्क कट गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे बहसों के ऐसे तर्क होते हैं जिनका आयाम या जिनका भार ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए बेंथम के विषय में अगर मैंने उसके देशकाल से संबंधित तर्कों पर जद्दोजहद ज्यादा रखी है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई आज के सदन से संबंधित बातों को उसी तरह से बेंथम पर लागू करने की कोशिश करवा रहा है, तो जो बेंथम के देशकाल से संदर्भित तर्क हैं उनका भार ज्यादा होगा। और ये एक बेसिक सी चीज है जो अक्सर छूट जाती है एजुकेशन करते वक्त, कि तर्कों की भी भार प्रणाली होती है। और भार प्रणाली का मतलब ये होता है कि 10 में से 4 तर्क बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और 2 तर्क कम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये आपको परिभाषा जो है, मतलब हालांकि आप शून्य है, लेकिन ये आयाम आपको पता रहता है एक निर्णायक के तौर पर, कि तर्कों की जो उत्तरदायित्व बोध की जो प्रणाली है, कि पक्ष का उत्तरदायित्व क्या था और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए ये तर्क महत्वपूर्ण थे, उन तर्कों का कितना भार रहा उसको अपनी बात साबित करने में। तो इस तरह से निर्णय जो है वो ज्यादा स्पष्ट होगा और आपको बताने में आसानी होगी कि देखिए मैंने इन तर्कों को तरजीह इसलिए दी क्योंकि ये तर्क उस उत्तरदायित्व बोध के साथ अलाइन हो रहे थे, उस उत्तरदायित्व बोध के साथ जा रहे थे। तो ये एक बेसिक सा है कि आप निर्णय देते वक्त ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। भैया, अभी जो उदाहरण दिया गया था कि धोनी के जबरा फैन का यह सदन, मतलब धोनी के संन्यास के बारे में चर्चा करेगा या नहीं, तो हम्म। ये तांत्रिकी विषयी कथन करके एक दिया हुआ है फॉलिस, मतलब डेफिनेशन चैलेंज उसके अंतर्गत आता। लाइक, यह सदन नास्तिकों की निंदा करता है में अगर सदन धर्मावलंबियों का बना दिया गया हाँ तो हाँ, समझे, ठीक है। इनवैलिड होगा। जी, तो हाँ, तो अगर आप वहां पे रखना है तो आपको फिर कारण बताने पड़ेंगे साथ में। एक बार फिर से बताइए कौन सा बताया आपने नाम? तांत्रिकी विषयी कथन। तांत्रिकी विषय कथन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसी अनसुलझी सी गुत्थी होती है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि ये तांत्रिकी विषय कथन के अंतर्गत एक ऐसा कथन है जिसका वास्तविक जीवन से कोई भी आधार नहीं है, और क्योंकि वास्तविक जीवन में इसका आधार नहीं हो सकता है, इसीलिए इस पे आने वाले तर्क जो हैं वो वास्तविक तर्क प्रणाली से मेल नहीं खाएंगे। और मुझे इसी कारण से लगता है कि ये तांत्रिक विषय कथन के अंतर्गत वास्तविक जीवन से किसी भी तरह के तर्क को ना ले पाने के कारण जो है वो परिभाषा चुनौती की वर्ग में या परिभाषा चुनौती की कैटेगरी में आता है। तब आप इसको दे सकते हैं कि तांत्रिक विषय कथन, क्योंकि आप इसको वास्तविक जीवन में कभी भी अपना नहीं सकते हैं, कभी भी इसे वास्तविक जीवन की वास्तविक जीवन प्रणाली के दार्शनिकता से, तार्किकता से, तथ्यों का एक तरह से मतलब तथ्यों का आवागमन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए आपके पास स्पेस नहीं है। तो ये एक हद तक साबित हो सकता है कि वास्तविक जीवन से क्योंकि आप कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं इसमें आगे बढ़ाने के लिए, और क्योंकि पक्ष आकर के अगर ये बोलता भी है तो वो वास्तविक जीवन का नहीं बल्कि उसके मन का सदन हो जाएगा। तो मन का सदन वास्तविक जीवन के सदन से अलग हो रहा है, इस आधार पर आप परिभाषा चुनौती दे सकते हैं फिर इसे। लेकिन वही आपको ये साबित करना पड़ेगा, इसमें 2-3 बिंदु और सोच के बताने पड़ेंगे कि कैसे वास्तविक जीवन से बिल्कुल ही कटा हुआ विषय है ये, या बिल्कुल ही भैया, कटा पर हुआ। ये पर ये ट्रूइज्म की कैटेगरी से कैसे अलग होता है? जैसे कि मैं जब लिस्ट देख रहा हूँ डेफिनेशन हम्म, चैलेंज दिए जाने की, तो उसमें 5 दिए हुए हैं। पहला तो पांच टोटल में, हाँ। स्क्विरलिंग है, दूसरा हम्म। ट्रूइज्म है, और तीसरा तांत्रिकी विषयी कथन। ट्रूइज्म भी इसी चीज की बात कर रहा है, मतलब मुझे जब नहीं पढ़ने नहीं, में आया तो। टूरिज्म में जो होता है उसको सार्वभौमिक सत्य उसी को बोलते हैं। सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूरज पूरब से उगता है ना? तो ये वास्तविक जीवन में भी सूर्य पूरब से ही उगेगा ना, और किसी के मन में भी सूर्य पश्चिम से नहीं उगवा सकता है वो। लेकिन तांत्रिक विषय कथन में एक रहस्य बोध होता है कि वो रहस्य वाली चीज आप मान कर चल रहे हैं। मतलब हल्का सा अंतर है पर वो रहस्य वाला बिंदु है इसमें तांत्रिक विषय कथन में, कि ये रहस्य से संबंधित चीज है। कि एक जबरा फैन है, वो रहस्यात्मक, मतलब आपके पास कोई तर्क नहीं है इसकी, वो जबरा फैन है वो तो इसके पीछे आप क्या तर्क दे सकते हैं उसके कि उसके होने का। लेकिन टूरिज्म में ये होता है कि सार्वभौमिक सत्य को ही चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों अंतर है दोनों में। सार्वभौमिक सत्य को चुनौती आप यहाँ नहीं दे रहे हैं, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। जबरा फैन सार्वभौमिक सत्य कैसे हो सकता है?
ठीक है, तो आशा है आप लोगों को चीजें स्पष्ट रही होंगी। प्रांजल निगम, ठीक है, अंतिम प्रश्न है, उसके बाद रखते हैं इसको। ठीक है, पूछिए। पूछिए प्रांजल जी। भैया आपने जी हाँ भैया आपने अध्ययन की बात करी थी, तो हम अपनी डिबेट के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे इफ यू आर फ्रॉम साइंस साइड, तो उसको पॉलिटिक्स और फिलोसफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से अध्ययन पे ध्यान दें स्टार्टिंग में? हाँ, आप विज्ञान की जो मान्यताएं होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, उन्हीं का अगर ऐतिहासिक संदर्भ शुरू करेंगे सर्च खोज करना, तो उसी में आपको दर्शन और राजनीतिक अधिकार भी मिलते रहेंगे। उदाहरण के लिए जब कोविड के समय मान लीजिए आपको टीका करण भारत में अपनाई गई थी, तो उस समय बहुत बहस चली थी कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज का अभाव जो है वो कैसे, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आप विज्ञान से जुड़े हुए छात्र या छात्रा हैं, तो उस विज्ञान विषय में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी ऐतिहासिकता के बारे में आप अपने अध्ययन में ही सोचते हुए जाइए उसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया पर, कि इसकी ऐतिहासिकता क्या रही थी। तो आप देखेंगे कि आपके राजनीतिक और आर्थिक आयाम अपने आप ही ठीक होते चले जा रहे हैं। जब भी आप किसी भी प्रणाली की ऐतिहासिक प्रक्रिया की खोजबीन शुरू करेंगे, तो आपको अपने आप ही अलग से अतिरिक्त प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। और वैसे आप एक मोटी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप ये तो जरूर पढ़ लें कि भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के मूलभूत ऑर्डर क्या रहा है, ये सब सब लोग पढ़ लें। ये आप सबको फायदा देगा कि पश्चिमी दर्शन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहा है, कब कौन सी मान्यताएं आई विश्व में, और भारतीय दर्शन की कौन सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका बहुत हद तक सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश को समझने का आधार मजबूत हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ ही वो चुनौती होती है विज्ञान के छात्रों को ज्यादा, कि उनका अपना विषय में भी बहुत अधिक अध्ययन की डिमांड होती है। तो इसीलिए मैंने उनको उनके लिए ये चीजें बताई कि आप उसके लिए ये अपना सकते हैं कि विज्ञान से संबंधित मान्यताओं के ही ऐतिहासिक प्रक्रिया को देखना शुरू करें। ठीक है, भैया अब एक लास्ट क्वेश्चन। बोलिए। भैया एडजुडिकेशन पे जब आप बता रहे थे, तो आपने बोला कि एक एडजुडिकेटर को ब्लैंक होकर जाना होता है। भैया एक डाउट और मेरे सामने आता है कि ये बोला जाता है कि हमेशा किसी विषय का एक बर्डन होता है, और एजुकेटर अपना एक बर्डन लेकर डिबेट में बैठता है। तो जब मैं डिबेट को जज कर रहा होता हूँ, तो मुझे देखना है कि डिबेट उस मेन बर्डन पे हुई है या उस एग्रीड बर्डन पे हुई है, जिसपे दोनों ही पक्ष विपक्ष ने डिबेट करी है। उदाहरण के तौर पर अगर संदर्भ ये लिखा था कि धर्म आतंकवाद आतंकवाद की धर्म धर्म आतंकवाद की जड़ें धर्म से निकल कर आती हैं, और विषय ये है कि यह भ्रम अब जनता के सामने आ चुका है। अब डिबेट भ्रम पर होनी थी, पर डिबेट इस बात पर हो गई कि आतंकवाद धर्म से निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो क्या मुझे अब उस चीज पर डिबेट को जज करना चाहिए जिस पर पक्ष विपक्ष ने डिबेट करी, या उस पर करना चाहिए जिस पर विषय था? इस स्थिति में ये होगा कि कौन कम खराब था, है ना। तो अब कौन कम खराब था कैटेगरी है एज अ, जैसे जब ब्लैंक कहने का मतलब है ना एजुकेटर को, तो ब्लैंक कहने का मतलब ये है कि जानकारी रहित होकर के वो जा रहा है, वो विवेक रहित होकर के नहीं जा रहा है। तो जानकारी रहित होना और विवेक रहित होना, विवेकहीन होना, दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो विवेक आपके पास है कि आप विवेक के आधार पर ये तय कर सकें कि जो भी समझ उन चारों की थी, चारों वक्ताओं की, उसमें से किसने अपनी समझ के आधार पर अपनी समझ को आपको कन्विंस कर दिया, और उस कन्विंस के आधार पर आप निर्णय लीजिए कि आप कन्विंस हो गए कि हाँ, इस बेवकूफी को मैं कन्विंस हो गया कि हाँ ये बेवकूफी ज्यादा ज्यादा बेवकूफ थी और ये बेवकूफी कम बेवकूफी थी। तो ये शब्दावली अनिश्चित लग सकती है, पर जो अवधारणा है कहने का मतलब यही है कि विवेकहीन होकर के आप नहीं बैठे हैं। तो विवेकहीन होकर नहीं बैठे तो आप जाकर के पहले तो ये बताइए कि देखिए कि इसका विषय ये था और इस विषय पर ये बहस होनी थी, इसका उत्तरदायित्व ये था। लेकिन आप लोगों ने इस उत्तरदायित्व को ना निभा करके ये बहस की, और इसमें भी इन बिंदुओं पर मजबूती से पक्ष ने बात रखी या इन बिंदुओं पर विपक्ष ने बात रखी, और उस आधार पर आप अपना निर्णय देंगे। भैया ठीक है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न था कि जैसे कई बार मोशन की लाइनिंग इस तरीके से होती है कि विषय के दो भार परसीव किए जा सकते हैं। अब एक भार जो कि आपको विषय के एक्चुअल बर्डन के ज्यादा करीब लगता है,
एक साइड ने उस बर्डन के ऊपर डिबेट करी, लेकिन बहुत कमजोर डिबेट करी, एक्चुअल बर्डन पे ही डिबेट करी लेकिन कमजोर डिबेट करी। दूसरी साइड ने विषय को गलत परसीव किया लेकिन उस पर बहुत ही बेहतरीन डिबेट करी। तो अब ऐसे में जजमेंट का क्राइटेरिया क्या रखना चाहिए? जिसने गलत रिसीव किया उसकी गलती है, उसने गलत रिसीव क्यों किया। सिंपल से है ना, ये तो चीज है। आप अपने आप को एक ऐसे निर्णायक के तौर पर देखिए आप, कि आप को किसी एक विषय के बारे में ऐसा निर्णय देना है जिस निर्णय पर जिंदगियां जो है वो तय होनी है ना। तो इसलिए आपको, जिसने गलत विवेचित किया है उसे इस बात का खामियाजा देना है कि आप उसने गलत, क्योंकि देखिए वाद विवाद करने का पूरा पर्पज ये है कि हम बौद्धिक रूप से सशक्त बने। अगर मैं एक अच्छा डिबेटर था तो उसका लाभ मुझे जीवन पर्यंत मिल रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से अगर आप अच्छे एजुकेटर हैं तो आपको एजुकेशन में उसको ये समझाना है कि भाई आप गलती कर रहे हो, आप गलत विवेचित कर रहे हो, आप अगले डिबेट में सही विवेचित कीजिए। इसमें तो दुविधा ही नहीं होनी चाहिए कि किसी ने गलत विवेचित की तो उसको क्यों आप कंसिडर करें कि कितनी भी उसने। अगर मान लीजिए मुझे चांद पर जाना था और मैंने मंगल पर जाने के लिए पूरी ऊर्जा लगा दी, तो क्या फायदा हुआ मैंने ऊर्जा लगाने का, है ना। ठीक है, ठीक है। अब मेरी तरफ से यही है। अब आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और बुलाना आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी भैया, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी भाषण शैली से हम लोग सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और डिप्टम परिवार और डिप्टम तर्क तर्क समिति दोनों आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर हम सबके साथ जुड़े, हम सबको विषय के पक्ष और विपक्ष को समझाने में मदद किया और विभिन्न प्रकार के नए आयामों को समझाया। साथ ही साथ भैया ने हमें और नॉइस के जो थे कि जो लोग नए हैं उनको भी आज जानने का मौका मिला हुआ कि संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता या प्रणाली में कितने तरह के आयाम होते हैं। साथ ही साथ उसके विभिन्न, जैसे कि मैं लास्ट में भैया ने डिफिनेशन चैलेंज के बारे में बताया, एक नया आयाम जो शायद बहुत नई नई चीज है और बहुत लोगों के लिए जो भी साथ नए नए जुड़ रहे हैं संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता और हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रणाली से। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली और इस तर्कशाला को इतना सफल बनाने के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं एक चाहता हूँ कि सब अपना कैमरा खोल दे कि हम एक फोटो ले पाए भैया के साथ और हम उसको मेमोरीज की तरह कलेक्ट कर पाए। तो सभी अपना कैमरा खोल दें। भूमिका, हर्ष, चित्रांजलि, मानसी, अंकित, अंशुमन, आर्या, सब। डन। जी भैया। जी, आप लोगों का भी हम लोग के साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए कि इतना हम इसको सफल बना पाए कि और सभी लोग अपना एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन बना पाए क्वेश्चन और आंसर के साथ और भैया के ज्ञान के साथ हम लोग इतना अच्छा कर पाए। इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया इसी के साथ अंतिम धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टेशन इज ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ, आप लोग लीव कर सकते हैं।